सर आपकी नई किताब आ रही है, उससे शुरुआत करते हैं, रॉ हिटमैन 2। सबसे पहले तो क्या किताब है, क्या कहानी है? हुँ। और कहीं आपने कोई इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो पहली किताब थी आप नहीं चाहते थे आपकी मम्मी रीड करें। बिल्कुल। क्यों कह रहे थे आप वो? सर एक्चुअली क्या है कि हर माँ को ये लगता है उसका बेटा मतलब चाहे कुछ भी हो, मतलब उसके बेटे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाहे मतलब दुनिया की शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी माँ ऐसी होगी जो कहे मेरा बेटा दुनिया का सक्सेस हो जाए, लेकिन सक्सेस के लिए दुनिया भर की तकलीफों से जाए। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो हमारी मतलब मेरी मम्मी या किसी और की माँ भी यही चाहती है। तो उस बुक में क्या है आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो मैं चाहूँगा अगर मुझे लगता है यार कि यार मेरी माँ अगर पढ़े या उस पर जो भी फ़िल्म बने और मेरी माँ उसको देखे तो मेरी माँ को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार कि मेरे बेटे ने यहाँ पहुँचने तक लाइफ़ में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तो अपने को पल भर की खुशी नहीं चाहिए सर, जो तकलीफ हमेशा देखे जाए। जी, जी। क्या है सीक्वल किस चीज़ के बारे सर में? इस जो रॉ हिटमैन 2 का जो ये सीक्वल आया अभी, पहले पर एक चैप्टर था, पहले पर एक जर्नी थी। एक पूरी जर्नी थी कि एक एजेंट लीमा की एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद वो कैसे इंडिया आता है, कैसे इंडिया आने के बाद एक केस के अंदर उसको जेल के अंदर रखा जाता है, 11 अलग-अलग जेलें शिफ्ट होती हैं, फिर वो बाहर निकलता है, तो वो एक चैप्टर पर कंप्लीट था। लेकिन ये है जो इस बुक पर है, इस बुक पर 8 बड़े ऑपरेशन हैं सर और हर ऑपरेशन पर एक अलग चैप्टर है। एक्चुअली में कि एक सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट इतना रूथलेस कैसे बना सर? उसने दुनिया में कौन-कौन से ऑपरेशन करे और हर ऑपरेशन में एक नई कवर आईडी मतलब एक कैसे वो अपने आप को सेम उसी डीएनए में ढालता है या मतलब एक बहरूपिया कह लो। तो इसमें डिफरेंट अलग-अलग ऑपरेशन लोगों को देखने को मिलेंगे और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे ऑपरेशन हैं और जो भी इसको मतलब जो भी व्यूअर्स या रीडर्स इसको पढ़ें, तो आज तक जो इस मतलब सीक्रेट सर्विस के बारे में, स्पाइनोस के बारे में या इस दुनिया के बारे में जो भी जानते हैं, उनको पहली बार ये पता चलेगा यार कि जो एक एजेंट है ना सर, है तो वो भी एक इंसान ही। पहले वो एक इंसान है भाई, सेम चीज़। उस मतलब वो कितना भी रूथलेस हो, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन कहीं न कहीं इमोशन उसमें भी है। कभी-कभी मतलब ऐसा पल आता है लाइफ में कि वो भी टूट जाता है। मतलब सेम एक आम इंसान के जैसे वो भी टूट जाता है। कई बार उसको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे ये करना चाहिए? तो जैसे मतलब कि है वो कितना भी मतलब उसने दुनिया में ऑपरेशंस करे, बहुत सारे लोगों को किलिंग करे, लेकिन जब कभी मतलब इस देश के हित के लिए मतलब अपने देश को बचाने के लिए कभी क्या होता है सीक्रेट सर्विस कुछ ऐसे काम भी करती है जो एक एजेंट ना चाहते हुए भी करता है। लेकिन जब वो काम करता है, उस काम को करने के बाद उस पर क्या बीतती है, तो ये सब जो व्यूअर्स या रीडर्स हैं उनको पढ़ने को मिलेगा सर। ये बुक उस समय की भी बात करता है जब आप रॉ एजेंसी में थे। हुँ। आपको सर कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में कब लगा कि यार एज़ एन एजेंट मैं क्या कर रहा हूँ और इसका रिग्रेट हुआ? एक इसी में एक चैप्टर है, उस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक मिलिटेंट है सर या इंसर्जेंट एक है, एरिया कमांडर है और नया लड़का है बिल्कुल, ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी। 25-26 साल का एक लड़का है जो पूरे एरिया को कमांड करता है, लेकिन हाथ ही नहीं आ रहा है। ना आईबी के हाथ आ रहे हैं, ना माई के हाथ आ रहा है और कंटिन्यू आर्मी के ऊपर उसके अम्बुश चल रहे हैं। बार-बार वो आर्मी के ऊपर अम्बुश करता है और फिर निकल जाता है। हर बारी उसी का नाम आता है। तो हमारी सीक्रेट सर्विस को लगा यार किसी भी कीमत में इसे गिराना है, इसको एलिमिनेट करना है या कुछ भी करना है या इसे सरेंडर करवाना है। लेकिन वो हमारे रेंज में ही नहीं आ रहा था सर। बहुत कोशिश करी, रेंज में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं प्लान चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्लान चेंज करते हैं और करते हैं कि हम नहीं, यार वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा उसका, जिसके रेंज में हम जा सके या वो हमारे रेंज में आए। तो हमने उसके ऊपर एक-एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तब पहली बार पता चला कि वो भी एक है बहुत बड़ा मिलिटेंट, लेकिन कहीं न कहीं वो भी किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो हमने कहा ये ठीक है भाई। ये एक सॉफ्ट टारगेट है जिस तक हम पहुँच सकते हैं। अब इस कहानी के अंदर की कैसे मतलब एजेंट लीमा एक नॉर्मल सा शॉपकीपर बनकर, क्योंकि लड़की की ऑलरेडी एक आर्चिज़ गैलरी की शॉप थी, उसी टाइप की जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, तो वो भी एक दुकान में काम करता है और धीरे-धीरे उस लड़की से दोस्ती करता है और लड़की से दोस्ती करने के बाद सिर्फ़ एक दोस्ती और उसको कुछ दिन में समझ में आ जाता है लड़की इनोसेंट है। उसको समझ में आता है लड़की बहुत इनोसेंट है। बस वो लड़की को वो मैसेज पहुँचाता है, जो मैसेज वो चाहता है कि उसके बॉयफ्रेंड तक जाए और एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन अभी भी लड़की को नहीं पता कि एजेंट लीमा सीक्रेट सर्विसेज़ के लिए काम करता है। लेकिन उस लड़की के दिमाग में इतना डर बैठा चुका है, एजेंट लीमा इतना डर बैठा चुका है कि उसने वो बोल दिया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है, बड़े लेवल पर आर्मी ऑपरेशन करेगी और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती है उसका बॉयफ्रेंड मारा जाए, किसी आर्मी की गोली से मारा जाए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू प्रेशर डालना शुरू कर दिया, या तो भाई मुझसे कर ले ब्रेकअप, ठीक है, या तो सरेंडर कर ले आर्मी को। और यहाँ मतलब इस चीज़ पे सफलता मिली और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। कहाँ हुआ था ये? ये लास्ट म्यांमार बॉर्डर पर ही हुआ था, जहाँ आज पूरी दुनिया का इंसर्जेंसी चल रहा है, ऐसे मणिपुर में ही। लेकिन वो सरेंडर करने के लिए रेडी होता सर, इससे पहले ही जैसे हमारी भी खुद के इन्फॉर्मर होते हैं या हमारे भी एजेंट होते हैं, हमारे भी एसेट्स होते हैं, तो कहीं न कहीं मिलिटेंट के लोगों के भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस तो होती है। उन लोगों को पहले ही पता चल गया यार हमारा जो कमांडर है, वो क्या है, वो सरेंडर करने वाला है। जी। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया, तो उसी के कुछ लोग आए सर और उसी ग्रुप के लोग, उन्होंने सीधे 2 गोली तो उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया, ठीक है? मतलब 2 गोली उसको मारा और 1 बुलेट उस मिलिटेंट को मारा, अपने ही लीडर को। तो बेशक वो गोली उसके क्लोज से मारी तो उसके यहाँ से पार भी हो गई, लेकिन वो नहीं मरा, उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए वो लोग। और वो उसके बाद उनके मिलिटेंट के जाने के बाद वो खड़ा हुआ और नज़दीकी में एक इंडियन आर्मी की एक बटालियन थी,
शायद राजपूताना रेजिमेंट थी, 17 राजपूत थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो वो उनके कैंप पर गया, उसने रातों रात अपने ही हाइड आउट पर एक अटैक करवाया आर्मी से। और इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद पर लगभग आई थिंक 67 AK-47 LMG एमुनेशन ग्रेनेड, इतना गोला बारूद पकड़ा गया। लेकिन पूरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक इनोसेंट लड़की जिसको पता ही नहीं है सर, वो मारी गई जी। तो ऐसी बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब लगता है कि यार हमने एक सक्सेस ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन, लेकिन इस सक्सेस ऑपरेशन में वो लड़की मारी गई जिसकी कोई गलती नहीं सर, जिसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड क्या था, मिलिटेंट था, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करने के लिए राजी किया, चाहे उसको मजबूर करना, चाहे प्रेशर करना, जिसके लिए उसको मतलब एक अपने जीवन, मतलब लास्ट में अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा सर। तो कई बार कुछ ऐसे ऑपरेशन में जहां हमें खुशी भी होती है तो वहां थोड़ा सा हमें दुख भी होता है। क्योंकि ये कहानी आपसे इंस्पायर है, जब आपके साथ ही हुआ, ये आपकी कहानी है। क्या फीलिंग था उस समय? तो बहुत, मैं कह रहा हूँ ना सर कि कई उस समय की तो बहुत दूर की बात सर, लगभग इस ऑपरेशन को करे हुए 14-15 साल के आसपास हो चुके हैं। आज भी मैं उस लड़की को नहीं भूल पाता सर। चेहरा याद है? आज भी चेहरा याद है, आज भी वो बातें याद है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये 10, 12, 14 साल पहले की बात है। ऐसा है कि जस्ट मैं भी उसकी आर्चिस गैलरी की दुकान से आया हूँ और जस्ट उससे बात करते हुए आया हूँ। लास्ट में जब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि जब उसको बुलेट लगी होगी तो क्या फीलिंग रही होगी, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं था क्राइम सीन पर, या जब उसको शूट आउट नहीं किया गया। तो लेकिन जब हमने उसकी बॉडी देखी जाने के बाद, जिस तरह से वो पड़ी हुई थी अपने शॉप पर, तो समझ में आया कि कहाँ पर वो खड़ी होगी, कब उसको बुलेट लगी होगी, किस डायरेक्शन में वो गिरी होगी। तो जो चीज मैंने नहीं भी देखी वो भी मेरी आंखों के सामने है। तो देखी हुई चीज तो हम आज भी नहीं भूल पाते, तो ना देखी हुई भी हम सोच रहे हैं कि क्या फील हुआ होगा उस टाइम। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार चीजों को भूलना। एक आर्मी ऑफिसर के लिए टफ है ना फील्ड पे रहना और ये सब करना? सर मतलब देखो, मैंने आपको यही बोला कि जैसे यूथ को मैंने कहा यार कि कोई भी हो, चाहे एजेंट हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे स्पेशल फोर्स का हो, भाई इंसान तो है वो। अब मैं एक चीज पूछता हूँ सर, कभी आपने बहुत सारे लोगों ने आर्मी ऑफिसर्स को, सोल्जर को देखा होगा, बच्चे कितने खुश होते हैं उनको देखकर। बच्चों के अंदर कहते हैं सर ईश्वर वास करता है। ये पूरी दुनिया बोलती है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक बच्चे हैं, छोटे हैं, हमेशा उनके अंदर भगवान होता है सर। और मैं नहीं मानता, मैंने आज तक दुनिया में कभी भी छोटे बच्चों को, सिर्फ एक आर्मी वालों को बाय करते हुए, मैंने दुनिया में किसी को बाय करते हुए नहीं देखा उन्हें। कभी आप JNK चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जब भी आर्मी की कन्वाई निकलती है तो छोटे 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 बच्चे सब रोड के किनारे खड़े होकर उनको बाय करना शुरू करते हैं सर। वो मतलब कहते हैं कि आपको एक उन, जहां मिलिटेंट को उनमें जल्लाद नजर आ रहा है, मिलिटेंट को एक सोल्जर पर तो जल्लाद ही नजर आता है ना सर, तो उन बच्चों को उन पर भगवान नजर आ रहा है सर। तो एक इंसान के दो पहलू हैं। आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो बच्चे उन सोल्जरों को जानते भी नहीं है लेकिन उन्हें उनमें ईश्वर नजर आ रहा है। आप एक मिलिटेंट को देख लो, उनमें उन्हें यमराज नजर आ रहा है सर। एक ही आदमी के दो रूप है, बस आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। कभी आपके साथ सर ऐसा हुआ कि जब आपको एसी कमरे में एक मिशन दिया गया, तब पेपर पे कुछ अलग दिख रहा था, पर जब आप एक्चुअली फील्ड पे गए तब कहानी अलग थी? देखो सर, ये तो हर जगह ही है, मतलब कि अगर वॉर रूम के अंदर कोई भी ऑपरेशन प्लान हुआ है, सपोज करो कि अभी हमारे सीनियर लोग एक ऑपरेशन को प्लान करते हैं, और डिपेंड करता है कि कोविड ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है, या एक हाइड आउट को बर्बाद करना है, एक इंडियन आर्मी के साथ या स्पेशल फोर्स के साथ एक ऑपरेशन करना है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास जो मैप है सर, जो हम लोग मिलिट्री मैप के ऊपर जो काम करते हैं, बहुत पुराने हैं, 20-25 साल पुराने मैप्स हैं। अभी भी मैप्स तो पुराने ही है ना सर। सर्वे उस टाइम शायद 1970 में जो सर्वे हुआ था, उन्हीं पर आज भी इंडियन आर्मी उन्हीं मैप के ऊपर वर्क करती है। तो आज के टाइम में क्या है, सपोज करो कि हमारे को एक मैप दिखाया जाता है, उस मैप के ऊपर हम एक ऑपरेशन प्लान करते हैं। सर 20 साल के अंदर जमीन बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत जमीनी बनावट वहां की बिल्कुल चेंज है, लेकिन हम जब रियल ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो वो नहीं दिखता हमें जो हम वॉर रूम में हम देख कर आए। तो उस टाइम पर सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। इस चीज के लिए आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना आपके पास क्विक रिएक्शन, इतना डिसीजन पावर हो आपके पास कि हाथों हाथ आप एक नया प्लान बना सको सर। क्योंकि मुझे पता है पहले मैंने क्या है कि यार मेरा एनिमी यहाँ से है, मैं वहां से कम 1000 मीटर दूर, मेरा यहाँ पर क्या होगा, मैं अपना एक बेस चुनूंगा, अल्टरनेटिव बेस मेरा यहाँ पर होगा। आपने सब डिसाइड किया हुआ है उस मैप को देखकर, लेकिन सिचुएशन ग्राउंड पर जहां पर आप डिफेंस चुनना चाहते हो, जहां पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अपना डिफेंस बनाऊंगा, वहां पर तो है ही नहीं, सेफ्टी नहीं है, वहां तो ओपन ही है। पहले आपको लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, नाला है, लेकिन आज के टाइम में वहां वो नाला भी नहीं है, वो पेड़ भी नहीं है। तो उस सिचुएशन पर ग्राउंड पर आपको एक्चुअली पूरे हालात चेंज हो जाते हैं सर। एक अच्छा लीडर वही है जो बिल्कुल क्विक एक्शन ले सके, ठीक है, फिर भी अपना उसी टाइम एक नया ऑपरेशन प्लान करे, नया डिफेंस चुने और अपने एनिमी को खत्म करे सर। कोई एग्जांपल है? वो सर है कि एक बार हम लोग जब एक ऑपरेशंस के लिए निकले तो ग्राउंड के हिसाब से चल रहे थे सर। अब जब ग्राउंड के हिसाब से चल रहे थे, जब कंटिन्यू हमारे को चलते हुए 8-9 किलोमीटर हो गया, हम रात के टाइम चल रहे थे, भाई मैप पर हमारे पास नाला ही नहीं था सर। वो कभी क्या होगा कि कोई बरसाती नाला हुआ होगा उस टाइम, उस बरसाती नाले ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले तो बरसाती नाला सपोज करो कि वेस्ट में बह रहा था, कभी उसने हल्का सा अपना डायरेक्शन चेंज करते करते वो 200-400-500 मीटर उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया। जिस रूट पर हम जा रहे हैं उस रूट पर बरसाती नाला मतलब था सूखा। अब हम उस नाले के अंदर तो घुस गए, बाहर नहीं निकला जरा हमसे। मतलब हमारे पास अपना वेट था खुद का, जब भी कोई
स्पेशल फोर्स के लोग जाते हैं तो सबके पास अपना वेट होता है, जी। 20-25 केजी वेट होता है। नीचे ढलान के अंदर जाना बहुत ईजी था कि हम नाले के अंदर घुस गए, लेकिन ये लगा लो कि उस नाले से हमें बाहर निकलना मुश्किल हो गया सर, क्योंकि आप 25-30 केजी के साथ भाई कैसे चढ़ोगे ऊपर? वजन बहुत था। वजन बहुत है हमारे पास, अगर हम खाली होते तो हम इजीली चढ़ जाते। तो फिर उसके बाद प्लान किया गया, बोला नहीं यार भाई अब ऐसा तो होगा नहीं। पहले हमारे आगे के 2 सोल्जर आगे गए, जाने के बाद हमने रोप के थ्रू पहले सबका सामान बाहर निकलवाया। तो जिस ऑपरेशन के लिए हमारा हर एक टाइम फिक्स है पूरा का पूरा कि हम इतने बजे हमने जाके रेड करना है, इतने बजे हम लोग विड्रॉल होंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन के पीछे से सबका है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आरटी आपको सपोर्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपको दोबारा से वापस आपको वहां से इन्फॉर्मेशन करके वापस अंदर लेके आना, तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो उसी बरसाते नाले में हमारे को, जहां पर हमारे को महज 1 या 2 मिनट लग सकते थे, वहीं पर हमारे को कम से कम आधा पौन घंटा लग गया उससे बाहर निकलने में। जी। तो सिचुएशन बहुत बड़ी चेंज हो जाती है सर। तो उसका इंपैक्ट ये हुआ सर, जहां हमारे को रेस्ट करना था, कि जैसे हमारे को सपोज करो कि हमारे को एक एनिमी के हाइडआउट को बर्बाद करना था, कुछ एक मिलिटेंट के, और हमारे को ये भी जस्ट लास्ट अपने नॉर्थ ईस्ट, और मतलब जस्ट आप म्यांमार के अंदर समझ लो, विद इन म्यांमार के, आप उसको एलओसी भी समझ सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट आधा 1 किलोमीटर आगे पीछे, एग्जैक्ट जगह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इंपैक्ट उसका ये हुआ सर कि जहां हमारे को थोड़ा सा रेस्ट करना था, वो रेस्ट करने को नहीं मिला सर हमें। जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो बोलते हैं चलो ठीक है कि अपने टारगेट से 1-8 किलोमीटर दूर पर हम जहाँ भी हमारा कोई बेस हम लोग बनाते हैं, थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं सर, अपने आप को फिट करने के लिए। बोला नहीं भाई हो गया, ऑपरेशन इतने बजे करने तो इतने बजे करने, बाकी कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। इंपैक्ट हुआ कि हम रेस्ट नहीं कर पाए सर, जो हमारा रेस्ट का टाइम था उस नाले ने खत्म कर दिया सर। जी सर, क्योंकि आप रॉ में थे तो एक टेक्निकल सवाल है कि रॉ की स्थापना अगर मुझे सही पता है तो 1968 में हुई थी। उसके पहले अपने पास इंटेलिजेंस ब्यूरो था भी थी सर, बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ी हमको एक और एजेंसी की? सर एक्चुअली क्या है कि ये जरूरत पड़ी 62 वॉर के बाद सर। 1962 का जो वॉर हुआ, 68 से पहले हम लोग शायद सर, आईबी हमारी 1921 में हो गई थी, जब ब्रिटिश का राज था। ठीक है, एक अगर आपको मैं सीक्रेट सर्विस बोलूं या इंटेलिजेंस की जो शुरुआत बोलूं, वो लगभग जब्बलपुर के अंदर जो डाकुओं से स्टार्ट हुई थी सर, डकैतों से। अंग्रेजों को लगा है कि यार कि डकैतों को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं डकैतों को खत्म करने के लिए इन्हीं डकैतों के अंदर हमें अपने कुछ लोग डालने पड़ेंगे। तो पहली बार एक डकैत ग्रुप से ही जो इंटेलिजेंस की शुरुआत करी ब्रिटिश ने, वो डकैत ग्रुप से करी कि डकैतों के अंदर ही जब्बलपुर के अंदर क्या किया, अपने ही कुछ लोग डकैतों के साथ डाल दिया और उन्हें सही टाइम पर इंफॉर्मेशन दिया, और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डकैतों को खत्म करना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे इस ग्रुप का नाम चेंज हुआ, 1921 में शायद आईबी बना सर। ठीक है, और जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एमआई पाकिस्तान को दे दिया, आईबी इंडिया के पास रहा, क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हमारे पास एमआई भी था और आईबी था ब्रिटिश के हिसाब से, तो एमआई पाकिस्तान लेके चला गया और आईबी हमारे पास रहा सर। ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि देखो 2 हिस्सों का डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी कुछ चीजें लेंगे, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते थे, हम MI5 को ही रिपोर्ट करते थे, क्योंकि इतना हमारे पास नहीं था सर, इतना हम मतलब अभी जस्ट आजाद हुए हैं तो हम लोग ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के आधार पर ही हम लोग काम करते थे। लेकिन पहली बार इस देश को पता चला 1962 के बाद कि नहीं भाई, हमारे को एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स बनानी पड़ेगी जो हमारे को बाहर के दुश्मनों के बारे में बताए, आईबी अंदर। ठीक है, या आईबी जो भी बाहर की भी इंफॉर्मेशन, लेकिन अब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए इस देश के अंदर जिसका सिर्फ एक ही काम होगा, सिर्फ एक काम, कि बाहरी मुल्कों में हिंदुस्तान के खिलाफ उसके दुश्मन क्या प्लान बना रहे हैं, क्या उसको थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है या उसकी कोई प्लानिंग हो, तो इससे पहले कि वो हमारे ऊपर एक्शन करे, हम उसे खत्म कर सके। तो 1968 में पहली बार RNW खड़ा किया गया, और इसको जो स्थापना करी रामेश्वर नाथ काव सर ने, जिनको मतलब आप एक लेजेंड, मतलब फादर ऑफ RNW भी कह सकते हैं। पर दोनों एजेंसीज का काम करने का प्रोसीजर सेम है या एकदम अलग है? नहीं सर, देखो इंटेलिजेंस का काम करने का प्रोसीजर सेम ही है, चाहे वो आप आईबी ले लो, चाहे एमआई ले लो, चाहे RNW ले लो। ट्रेनिंग थोड़ा सा क्या है कि देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो दुनिया में यार इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने का तो तरीका एक ही है, अब 10 तरीके तो ला नहीं सकते। जिस तरीके से आईबी गैदरिंग करती है, जिस तरीके से एमआई गैदरिंग करती है, RNW भी वैसे ही करेगी सर। सर्वेलेंस के तरीके सेम है, ठीक है, लेकिन पैरामीटर्स चेंज है और एनिमी चेंज है। अगर सपोज करो आईबी काम कर रही है तो आईबी हमारे इंटरनल काम कर रही है आईबी, तो इसका मतलब आईबी की जो एनिमी होंगे वो गुंडे भी होंगे सर, बहुत सारे गैंगस्टर्स भी होंगे। ठीक है, देश के अंदर अगर कोई मिलिटेंट है तो वो भी होंगे, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो लोग इस देश में बैठकर ही इस देश के हैं लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये आईबी के टास्क हो गए सर। सेम क्या RNW के लिए क्या हो गया, उसका काम है कि दुनिया के कोई भी मिलिट्री, दूसरी एजेंसीज, दुनिया की कोई भी एजेंसीज हमारे देश के लिए कहीं ऐसा कोई प्लान तो नहीं कर रही है कि हमारे बगल में ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है, इसका इंपैक्ट हिंदुस्तान में पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे आस पड़ोस में सारी गवर्नमेंट गिर चुकी है सर। ठीक है, श्रीलंका पूरा खत्म हो चुका है, पाकिस्तान पहले ही खत्म हो चुका था सर। ठीक है, बांग्लादेश आज देख लो आप क्या हाल हो गए, बांग्लादेश भी पूरा खत्म हो चुका है। पूरा आज दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है सर, चाहे यूक्रेन ले लो, सीरिया ले लो, एवरीथिंग। वो हालात हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये भी दुनिया की किसी ना किसी एजेंसी ने किया है। अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट आज गिरी है ना सर, तो कोई स्टूडेंट ने नहीं गिरा है। लोगों को लग रहा होगा यूनिस खान ने गवर्नमेंट गिराई है, तो कौन है यूनिस खान ने? यूनिस खान ने कोई गवर्नमेंट नहीं गिराई, लेकिन कोई ना कोई तो यूनिस खान के पीछे है जिसको यूनिस खान अपना बाप मानता है सर, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक आदमी को तुम दुनिया का 2006 में, जहां तक मुझे डेट याद है, तुम उसको बेस्ट नोबेल प्राइज देते हैं, है ना, शांति, मतलब इस दुनिया को शांति करने वाला। आज उसने पूरे बांग्लादेश को आग की झोंक में डाल दिया सर। आज बांग्लादेश का फ्यूचर खत्म कर दिया उसने।
तो कोई ना कोई है उसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि ये दुनिया की कोई ना कोई एजेंसी होगी सर। सिर्फ एक एजेंसी है जिसने बांग्लादेश को खत्म कर दिया। दुनिया की कोई ना कोई एजेंसी है जिसने पूरा यूक्रेन को खत्म कर दिया। कोई ना कोई एजेंसी है जिसने पूरा फिलिस्तीन वगैरह सबको, हमास वगैरह सबको खत्म कर दिया। कोई ना कोई इसने सीरिया की गवर्नमेंट गिरा दी। ये कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है। हाँ, ये सिर्फ विद्रोही हमें नजर आते हैं, मिलिटेंट हमें नजर आते हैं, लेकिन कोई ना कोई है जो इन्हें 3 तरीके से हेल्प करते हैं सर। इन्हें पूरे फंडिंग से मदद करते हैं, पॉलिटिकल पावर से हेल्प करते हैं, इनको मिलिट्री पावर से हेल्प करते हैं। ये 3 पावर अगर कोई दे रहा है तो कोई ना कोई एजेंसी है सर। जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल हिली हुई है, पाकिस्तान की हिली हुई है, श्रीलंका की हिली हुई है। क्या आपको ये लग रहा है कि एक प्लान बन रहा है कॉन्स्टेंट? बिल्कुल सर, आप देखो ना चारों तरफ से हो तो रहा है, पूरा प्लान ही है सर ये। इसका हमारे डे टू डे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है सर? सबसे जो हमारे ऊपर जो डे टू डे पर, पहले हम लोग कोई भी सपोज करो कि एक एग्जांपल के लिए कि मैं बात करूंगा एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ एक एजेंसी के पॉइंट, मेरे को चाहिए हिंदुस्तान के अंदर शांति, नो टेररिज्म। हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में शांति होना चाहिए। लेकिन इस टाइम क्या हो गया, मेरा पड़ोसी मुल्क मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मेरा दोस्त नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ से आप इस देश के अंदर घुसपैठ होगी। अब यहाँ से क्या होगा, आतंकवाद आना शुरू करेंगे, तो मेरे लिए डिस्टर्ब हो गया ना सर। पहले मेरे को मेरा पड़ोसी मुल्क था, अच्छी चीज थी यार, हम लोग मिलके काम करते थे, है ना, हमारे बीच में एक अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या होता है कि यार कोई नहीं, हमारा पड़ोसी अच्छा है, तो हमें दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है एक एजेंट होने के नाते मुझे कि किसी भी कीमत में बांग्लादेश के बॉर्डर से एक भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि अब जो आएगा मेरी नजरों में कौन है, एक आतंकवादी है सर। कुछ सोच के आ रहा है, आपके देश को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, आपके देश में धमाके करेंगे सर, आपके लोगों को मारना शुरू करेंगे, आपके बसों के अंदर खाली रेलवे मतलब ट्रेन के अंदर, खाली स्कूल्स के अंदर बच्चों को टारगेट करेंगे सर। यही तो काम है एक आतंकवादी का सर। तो ये इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम्स हो गई इन चीजों से। मतलब लग रहा है डेली आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, हर न्यूज में यही चल रहा है कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे, कलकत्ता तक कवर कर देंगे, यही तो चल रहा है न्यूज में। यूनुस खान बोलता है ये कर देंगे, वहां के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सर, वो हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि यार कि तुम भाई हमारे हिंदुस्तान को बोलते हैं तुम हमारे इंटरनल मामले में दखल मत करो। भाई हमने कब किया तुम्हारे इंटरनल मामले में दखल, कब किया? वो कहते हैं कि यार शेख हसीना भाई हमारी RNW की एजेंट थी। भाई तुमने उसको चुना भाई, तुमने उसको वोट देकर अपनी प्रधानमंत्री बनाया भाई, तो हमारी कहां से एजेंट हो गई यार? अगर हमारी एजेंट होती तो आज भी तो प्रधानमंत्री होती तुम्हारे वहां, तो तुम्हारी इतनी औकात थोड़ी ना थी कि तुम उसको चेयर से हटा देते। तुम बोल रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा लोकतंत्र खत्म कर रहा है। पहले मैं बच्चों से ये पूछना चाहूंगा, भाई लोकतंत्र होता क्या है? मतलब क्या है लोकतंत्र? यार लोकतंत्र का मतलब है कि तुम अपनी आवाज को बोल सको, दुनिया सुन सके, यही तो लोकतंत्र है, कि तुम खुल के बोल सको, जो भी तुम्हें लगता है तुम उसको दुनिया को बताओ जो तुम्हारे साथ। और तुम लोकतंत्र की बात कर रहे हो यार, तुम्हारा देश, तुम अपने एक लीडर की बात को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहे हो। तुम्हारे जो यूनुस खान हो, शेख हसीना के कोई भी स्पीच को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहा है, आप इसको लोकतंत्र बोल रहे हैं सर। और सबसे कि जो बच्चे जो आप हथियार उठा रहे हो, जो वायलेंस कर रहे हो, यार तुम्हारे को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हिस्ट्री सही नहीं पढ़ाई है। तुम अपने बाप दादाओं से पूछना जो आज तक तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, तुम्हें यह कहते हुए आ रहे हैं कि बांग्लादेश तुमने आजाद करवाया, तुम्हारी मुक्ति वाहिनी ने आजाद करवाया, तो तुम बहुत बड़ी गलत हिस्ट्री पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारा बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने आजाद कराया यार। जनरल टीका ने तुम्हारे को जूते की नोक पर रखा हुआ था भाई, एक एक बांग्लादेशी को शूट आउट कर रहा था, हजारों लोगों को किलिंग कर दी। जब तुम्हारे साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, तब इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी थी, और वो इंडियन आर्मी थी जिसने तुम्हें एक इंडिपेंडेंट देश बनाकर दिया। और आज तुम हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हो, तो मतलब मैं ये कहूंगा सर कि कभी तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए यार कि जो हिंदुस्तान है वो तुम्हारे बाप का भी बाप ही है सर, जिससे तुम निकले हो। तुम पाकिस्तान से निकले हो, तो पाकिस्तान भी हमसे ही निकला है यार। तुम वायलेंस ना करें, क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर लीडर है उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो अपने लास्ट दहलीज में है यार। कितने साल जिंदा रहेंगे? 2-3 साल, वैसे ही मर जाएंगे। तुम्हारे पास तो अपना पूरा फ्यूचर है। जी, थोड़ा ब्रेन वॉशेस एक बार सिस्टमैटिकली समझे कैसे होता है सर। जैसे एग्जांपल कैसा, जब वो हिंदुस्तान में आया था 26/11 के लिए, 21 साल का था। अब 21 साल के लड़के को कैसे कन्विंस किया गया होगा कि तुम जाओ, और उसको पता था कि अगर वो आया तो वापस जिंदा तो नहीं जा रहा है यहाँ से। डेफिनेटली सर, जो भी इनके लीडर्स हैं, अगर आप सपोज करो हाफिज सईद की बात हम करते हैं, 26/11 के मास्टरमाइंड की, या मौलाना मसूद अजहर की हम बात करते हैं, जो भी ये लीडर्स बने बैठे हुए, इनका काम सिर्फ ब्रेन वॉश करना है सर। वो ब्रेन वॉश क्यों? ये कोई इनका जिहाद से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं दुनिया को कि भाई ये जितने भी बड़े लीडर्स बने बैठे हैं, जो तुम्हें जिहाद का नाम लेते हैं, जो तुम्हें आजादी का नाम बोलते हैं, आजादी के लिए लड़ो, इनके बच्चों की हिस्ट्री देखो यार। किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, किसी का बेटा US में पढ़ाई कर रहा है। पहले इनकी हिस्ट्री को चेक करो। इन्हें आजादी से, जिहाद से इतना ही प्यार है, तो इनको बोलो ना यार कि अपने बच्चे के शरीर में बॉम्ब लेके भेज। सिर्फ इनको क्या है, इन लीडर्स को बहुत बड़ी फंडिंग कर रही है कोई एजेंसी, इनका बिजनेस है ये, ठीक है, इनको दबा के पैसा मिलता है, ये इन्हें वो बिजनेस चलाते रहने हैं आगे। ये नए नए बच्चों को उठाते हैं सर, नए नए बच्चों को। एक एग्जांपल के लिए मैं एक बच्चे का नाम लेता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे को उन्होंने टारगेट किया, घर से लेकर आए,
सबसे पहले तो क्या उसके घर वालों को बोल दिया यार देख तेरे 9 बच्चे 10 बच्चे जो भी हम्म। 4 बच्चे, ठीक है, उसके घर वालों को जिसने जिंदगी में सर कभी 10,000 रुपए नहीं देखे, लाइफ में 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं देखे उसने, उन्होंने दे दिए सर लाख 2 लाख रुपए, उनके लिए तो भगवान हो गया सर वो। पहले वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं इसे मारने के लिए लेके जा रहा हूँ, जी। वो बोलेगा हमारा सिपाही बनेगा ही, हम्म, उसको सिपाही बोलेगा, हम्म। उसको ये नहीं बोलेगा कि आतंकवादी बन रहा है, हम्म, उसको क्या बोलेगा हमारे सिपाही बन रहा है, ये हमारे धर्म के लिए लड़ेगा। उनसे पूछो भाई धर्म है क्या? कौन सा ऐसा धर्म कहता है कि यार तुम शरीर में बॉम्ब रख के लोगों को मारोगे? जी। लाख रुपए दे दिए 2 लाख रुपए दे दिए, उस बच्चे को लेकर आए, हम्म, ठीक है। अब उस बच्चे को ला के शुरू करना, अब मतलब एक बच्चा जिसने हमेशा उनका नाम सुना था, हम्म, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, हम्म, बच्चे ने नाम ही तो सुना सर, उनके लिए तो एक से पूछ लिया मैंने भी एक से पूछा भाई तूने हाफिज का नाम सुना है? बोला कौन हाफिज? मैंने कहा हाफिज सईद। बोला भाई कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कौन है? बोला हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे कौम के हीरो हैं। मैं मन में सोचा भाई कौन से धर्मगुरु, कौन से कौम के हीरो सर एक बच्चे के वर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, एक 19 साल के बच्चे की वर्डिंग जो मैंने सुनी है, तो सेम उस बच्चे को लेकर आए, उस बच्चे के लिए तो आज साक्षात कौन आ गए? भगवान आ गए सर, ठीक है। उसके सामने पहली बार हाफिज सईद मौलाना मसूद अजहर आ गया, तो उसके सामने तो ईश्वर आ चुके हैं पहले ही। जो बच्चा आज तक कभी सर ढंग से उसको 2 रोटी नहीं मिली होगी, आज वो अपने साथ उसको बिरयानी भी खिलाएगा, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है कि यार ये तो ईश्वर का ही रूप है साथ साथ जी। तो पहला तो 50% तो उन्होंने उसको वैसे ही खत्म कर दिया सर। वो 50% तो वो बोल रहा है यार कि मतलब इससे महान इंसान तो धरती में कोई हो ही नहीं सकता। अब यहां से शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग सर। इन लोगों की ट्रेनिंग यहां से ये लोग देना शुरू करते हैं डेली, धर्म के नाम के ऊपर, कि यार आज पूरी दुनिया के अंदर बेटा, ठीक है, जो तुम्हारे हालात हैं, जो तुम्हारे परिवार के हालात हैं, इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है? ये किसी ना किसी देश का नाम लेते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं यार कि हमारे धर्म, मैं बता रहा हूं आपको कि हम जो भी इनके धर्म होते हैं दुनिया में, किसी के भी, मैं डायरेक्ट एक पर्टिकुलर टारगेट को नहीं बोलूंगा कि यार इसी धर्म के लोग आतंकवादी होंगे। आतंकवादी दुनिया में यार, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता दुनिया में कोई, मतलब जो आतंकवाद कर रहा है तो उसका ये मान लो कि उसका तो धर्म ही नहीं है कोई। अब इनको क्या है कि भाई हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ अगर तुम वहां जाओगे वहां तो इस हमारे धर्म के ऊपर बैन लगा हुआ है, ठीक है, अगर तुमने धर्म की पूजा करने की कोशिश करी तो मार देंगे। मतलब एक ब्रेन वॉश ऐसे स्टार्ट हो जाता है सर धीरे धीरे। और कुछ लोगों की तो ट्रेनिंग में ऐसे भी बताऊंगा आपको, कुछ एक मिलिटेंट ग्रुप की ट्रेनिंग, वो क्या करते हैं, बच्चों को उन्होंने ट्रेन कर रखा है, पूरा ट्रेन कर चुका है बच्चों को। और अब एक लास्ट में जो भी इनका जो भी धर्मगुरु होगा इनका, वो धर्मगुरु आएगा और बच्चों के साथ पूजा पाठ करना शुरू करेगा पूरों के साथ। बच्चे बिल्कुल धर्मगुरु के आगे लगे हुए, उनमें से 20-25 बच्चों को आप कहेंगे कि तुम भगवान के बच्चे हो आप, ये 20-25 बच्चों को क्या करेंगे, लाइन में खड़ा करेंगे सर, ठीक है, लाइन में खड़ा करेंगे। इनके लीडर्स को पता होता है कौन सा बच्चा काम का नहीं है, वो काम का नहीं है, मतलब वो बहुत ही वीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग से वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो 2-3 बच्चे इनके टारगेट में 20-50 ने लाइन में रख रखे हैं। अब सामने कुछ एक लोग हथियार लेके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ लो कि 3 बच्चों को टारगेट है, तो उन 3 पर रियल बुलेट्स होंगी उनकी गन में, बाकी 17 के वेपन्स में सब नकली बुलेट्स होंगी। अब एक साथ फायर का ऑर्डर देगा इनका एक लीडर, और एक साथ गोलियां चलेंगी, 3 बच्चे वहीं मर जाएंगे, बाकी को गोली नहीं लगेगी। वो कहेंगे तुम तो यार ईश्वर के अवतार हो, आप तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे सर, क्योंकि 3 तो मर गए, बोलेंगे यार तुम तो भगवान के देन हो, आप तुम्हारे को आर्मी की तो गोली भी नहीं लगेगी। मतलब ऐसे लोगों से भी मिलाओ सर जो कहते हैं कि हमारे को गोली नहीं लगेगी क्योंकि हम तो भगवान के अवतार हैं। अबे भगवान के अवतार नहीं हो, तुम्हें बेवकूफ बनाया यार, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। देखो हाफिज सईद एक आतंकवादी सर, एक आतंकवादी छुपता फिर रहा है इस टाइम सर, इस टाइम तो छुपता फिर रहा है। इस टाइम हिंदुस्तान का सर कौन सा दुश्मन जिसने हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाया है, दुनिया के कौन से कोने में सेफ है मुझे आप बताओ ना। कहां गया हाफिज सईद सर, कहां है मौलाना मसूद अजहर? आज तो आईएसआई बोल रही है भाई चुपचाप हो जाओ, ठीक है, बाहर मत निकलो। आईएसआई ने आज इनको बिल्कुल अंडरग्राउंड कर रखा है सर। आईएसआई ने बोल रखा भाई तुम दूसरे को नुकसान छोड़ दो, सबसे पहले तुम अपने सेफ हो जाओ। आज दुनिया में पता ही नहीं है लोग कौन से बिलों में घुसे पड़े हैं सर। आज 2024 का भारत है सर, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2014 के बाद सिर्फ एक इंसिडेंट को छोड़कर इस देश का आप मुझे दूसरा इंसिडेंट नहीं बता सकते सर। बिल्कुल इससे पहले 2014 से पहले सर, इन 14 से पहले कभी आप समझौते धमाका, कभी गफ्फार मार्केट, कभी जयपुर, कभी मालेगांव धमाके सर, ठीक है। और हिंदुस्तान ये भी बोलता है अगर तुमने हमें एक छोटा सा भी थ्रेट देने की कोशिश करी तो हम जब तक तुम्हें कब्र तक नहीं पहुंचाएंगे ना सर, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के कब्र तक पहुंचाएंगे सर। तुम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, तुम कितनी भी सेफ्टी से होंगे, दुनिया की कोई भी आर्मी तुम्हारी सिक्योरिटी कर रही होगी, कोई भी एजेंसी तुम्हारे को कर रही होगी, लेकिन हम तुमसे एक वादा करते हैं, तुम अपनी मौत नहीं मरोगे, कुदरती मौत नहीं मरोगे तुम। जी, नया भारत है, नया भारत है सर। ओके, ये सब जो चीज हो रही है उसके बीच में जो फेक करेंसी का स्कैम है जिसके बारे में आपने अपनी बुक में भी बात किया है सर, ये फेक करेंसी का स्कैम क्या था और क्या ये आज भी चल रहा है? बिल्कुल सर, ये चीज बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि इसमें एक ऑपरेशन है पूरा का पूरा, कि एक्चुअली क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट को पता चला है सर, पहले से था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि 2014 के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि यार टेररिज्म को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। टेररिज्म की तो एक बुनियाद है ना सर, वो कहीं ना कहीं दुनिया का कोई भी टेररिज्म बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता सर। जी, आप पैसा ना हो और बोल दो जा जिहाद कर ले भाई, लड़ ले, दुनिया का कौन सा ऐसा आतंकवादी हो जो भूखे पेट लड़ लेगा यार? तो पैसा तो नीड है सर, पैसे के बिना तो आप आतंकवाद कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी हमारे देश के अंदर कि आतंकवाद को खत्म तब करें जब सबसे पहले सबसे उसकी जो जड़, जो जाली करेंसी है, वो हमारे देश में पूरे दिमाग की तरह घुस चुकी है सर। आईएसआई ने अपना पूरा लगभग 40% पैसा इस देश की इकोनॉमी में मिला चुका है।
अब आम आदमी को तो उस पैसे को पहचानेगा ही नहीं सर, क्योंकि उस पैसे में लगभग 40-42 फीचर्स हैं। जब तक कोई एक्सपर्ट बैंक नहीं पकड़ेगा या कोई मशीन उसको चेक नहीं करेगी। कितने लोग आजकल मशीन में चेक करवा रहे हैं सर पैसे को? कौन चेक करवा रहा है? मैंने लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने पैसे को मशीन में चेक करवाया जी। तो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए दिक्कत क्या थी यार, कैसे इस पैसे को खत्म किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट में इसी में एक ऑपरेशन है कि हमें पता था कि ISI के एक ऐसा आदमी है जो इस देश के अंदर बाई वे नेपाल पूरा पैसा इंडिया में लेके आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि कैसे उस आदमी तक, उस आदमी की हमारे पास ना तस्वीर ना कुछ नहीं उस आदमी की। वो आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, लेकिन आदमी का नाम चल रहा है सर। और उसकी एक धुंधली सी तस्वीर लगभग 2000 की, लगभग 24 साल पहले एक धुंधली सी तस्वीर हमारे पास थी। लेकिन फिर भी क्या करें सर, कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई दी तो उसी किरण के पीछे चल दिए। खुद पैसों में डील करने लगे, ठीक है, खुद भी नकली नोटों का धंधा करने लगे हमारी टीम वाले, क्योंकि वहां तक पहुंचना था सर। ठीक है, धीरे धीरे इनके लीडरों से मिले, लीडरों से मिलने के बाद बड़ी डील करी सर। बड़ी डील करने के बाद जब पहली बार एक डील हुई और उस पैसे को हमने चेक किया तो हमारा शक सही निकला। ये वही पैसा था जिस पैसे की हमारे को जरूरत थी, जो पैसा ISI इंडिया में भेज रहा था। सेम हमारे को समझ में आ गया कि जो करेंसी हमारे पास है ये दोनों के फीचर सेम है। तो हमने लैब में चेक किया और हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हम सही रास्ते में जा रहे हैं। तो कंटिन्यू हम लोग डील करते गए और एक बार हमने बहुत बड़ी डील करी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऑपरेशन बहुत लंबा है। तो वो इतनी बड़ी डील थी कि कोई छोटा कमांडर उस डील को नहीं करता सर। ठीक है, बस हम उसी चीज का वेट कर रहे थे और जिसकी हमें जरूरत थी वो पाकिस्तान छोड़ के आ गया सर डील करने। लेकिन हमारे को ये कंफर्म नहीं था ये वही आदमी है या नहीं है। ठीक है, तो देन उसके बाद उसका क्या होता है कि उसी आदमी के जो हमारे पास फोटोज या DNA है वो हम मैच करवाते हैं और कंफर्म ये वही आदमी होता है, तो हम उसको हम एलिमिनेट करते हैं सर। लेकिन सिचुएशन यहाँ भी खत्म नहीं हुई हमने, लेकिन चलो पैसा का इन्फिल्ट्रेशन तो रोक दी। देश के अंदर पैसे की घुसपैठ नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी भी क्या करें कि यार ये पैसा इसको कैसे निकालें, जो इस देश में वो पैसा कैसे निकालें। तो देश के पावरफुल लीडर ने डिसीजन ले लिया सर। बोला ये पैसा तो निकल ही नहीं पाएगा भाई, अगर टेररिज्म को खत्म करना है तो इस पैसे का खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबके लिए दिक्कत कि सर पैसे को निकालें कैसे यार, पैसे तो घर घर पहुंच चुका है। कौन सा आदमी है जो अपना नकली नोट देके जाएगा नकली नोट है करके? आदमी तो चाहता भी नहीं है यार कि मैं झंझट में पड़ूं। तो फिर एक डिसीजन लिया जाता है इस देश में कि अगर इस नकली नोट को खत्म करना और कागज का टुकड़ा बनाना है तो नोटबंदी सर, जिसके लिए लोग सड़कों पर उतर गए सर। लोगों को लगा यार देश के अंदर क्या हो गया। अगर लोग मुझे बोले ब्लैक मनी, आज भी लोग बहुत सारे लीडर्स हैं अपोजिशन के जो बोलते हैं ब्लैक मनी नहीं आया, मैं कहता हूं चलो ब्लैक मनी नहीं आया, टेररिज्म को तोड़ दिया यार, टेररिज्म की खबर तोड़ दी ना भाई। जो हजारों करोड़ इस देश के अंदर आतंकवाद का पैसा था वो कागज के टुकड़े बन गए सर। सिर्फ एक डिसीजन कि नोट की वैल्यू खत्म, तो नकली नोट की तो वैल्यू वैसी खत्म सर। चलो असली नोट तो आपने बैंक में चेंज करवा दिए जी, जो भी आपके नोट थे सब लोगों ने बैंक में जमा करा दिए, लेकिन जितने नकली नोट थे वो थोड़ी जाएगा बैंक में जमा कराने, तो कागज का टुकड़ा बन गया ना। तो मैं ये कहूंगा कि आज भी कई लोग नाराज हैं कि यार मेरी बेटी की अच्छे से शादी नहीं हो पाई। मैंने अपनी बेटी की शादी 20,000 में करी, 50,000 में, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि यार आपने अपनी बेटी को बचा लिया, अपने दामाद को बचा लिया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो करेंसी अगर आज भी इस देश में होती तो उनके घर तक पहुंचती, उनकी गोलियां उनके धमाके वहां तक आते यार। आपने कहा कि जब आप किसी कल्प्रिट से मिलते हैं या किसी टेररिस्ट से मिलते हैं, उसकी पहचान कराने के लिए आप एक DNA टेस्ट करते हैं। और मैं थोड़ा टेक्निकली समझना चाहूंगा कि आप पहली बार तो मिले हो, अब कैसे DNA जमा किया आपने कि कोरिलेट किया कि यही आदमी है? अगर हम आप तक पहुंचते हैं तो DNA लेने के तो मेरे पास 1000 तरीके हैं सर। हम लोगों के पास 1000 तरीके हैं। आप बॉडी के किसी भी पार्ट से लेकर मतलब कोई भी XYZ पार्ट अगर हमारे को आपका मिलता है तो उससे हम लोग DNA निकाल लेते हैं। इस केस में आपने कैसे लिया जिसको आप मिले नेपाल में, जो मेन बॉस था ये पूरे रैकेट का, उनका DNA कैसे लिया? जो हमारी जो टीम काम कर रही थी नेपाल के अंदर, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं था कि यार वही है या ये वो नहीं है। तो देन हम लोग, जो मेरी टीम थी इस केस के अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, मैं इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व था इस केस में, क्योंकि उस टाइम शायद मैं किसी केस मेरे ऊपर कुछ केसेस लगे हुए थे। ठीक है, तो मेरी जो फ्रंट में टीम थी वो टीम फ्रंट में वर्क कर रही थी, जितने भी मेरे एजेंट थे, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी बाय फेस जानते थे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इसमें। तो जब पहली बार जो बंदा आया उसके साथ वो लोग रुकने के बाद क्या है सर कि इन्होंने साथ में खाना आना खाया, क्योंकि बहुत बड़ी पेमेंट की मीटिंग्स थी, बहुत बड़ी। जो उसने पानी यूज किया उस पानी को भी बंदों ने वापस लेकर आए। इसके अलावा कि उसने जिस चीज को भी टच किया हुआ था, जैसे उसने सपोज करो कि बहुत सारी चीजों को टच किया था, उसने गिलास को टच किया था। ठीक है, जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने बेडशीट को टच किया, तो बहुत सारी, तो हमारी टीम ने लगभग 3 या 4 चीजें कि कौन उन चीजों को दोबारा भिजवाया और उसके साथ को जो मैच किया गया, क्योंकि मैच करने वाले तो हमारी लैब के अलग साइंटिस्ट लोग होते हैं जो DNA में एक्सपर्ट होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, देन इज द फीचर्स इमीडिएट, यही वो आदमी है। और फिर पकड़ा गया उसको? फिर कंफर्म नहीं पकड़ा नहीं गया सर, देन एलिमिनेट ही कर दिया सर। एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल। नकली करेंसी कैसे सर्कुलेट होती है हिंदुस्तान में? आज भी इस देश के अंदर जो नकली नोट का जो कारोबार चल रहा है, इसमें क्या होता है, ISI कुछ एक जो इस देश के, मैं उसको मिलिटेंट ही बोलूंगा, मेरी नजरों में भी एक आतंकवादी है, उन लोगों को बोलते हैं कि ठीक है यार 1 करोड़ रुपए ले जाओ, 30 लाख रुपए हमें दे दो। यार लोगों को लगता है ये भी ठीक है यार, 30 लाख के बदले मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, जबकि उसको पता होता है नकली है। वो क्या करता है, हमारे हिंदुस्तान की रियल करेंसी सर, वो 30 लाख रुपए उसको दे देता है असली नोट,
और वहां से 1 करोड़ की नकली नोट इंडिया के अंदर आते हैं। आने के तरीके बहुत है सर, कैसे कैसे इंडिया में आते हैं, कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर उसमें जाएंगे तो उसमें भी एक लंबी चीजें हो जाएंगी। अब उस आदमी के पास क्या है, 1 करोड़ रुपए पड़े हुए, 1 करोड़ रुपए पड़े, वो क्या करेगा, उसने एक ग्रुप बना रखा है बहुत बड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है। इनका चैन कैसे है, उस आदमी के लिए 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं। वो सबको क्या करता है, 100 के 100 लोगों को सपोज करो 10-10 हजार रुपए दे देता है। तो आई थिंक शायद 10 लाख हो गए, कितने हो गए 10-10 हजार के हिसाब से, 100 लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए तो कितना आया, 10 लाख हो गए। तो 100 लोगों को उसने 10-10 हजार रुपए दे दिए, और वो बोलता है ध्यान रखो। अब उसकी टीम कैसी है सर, उसमें बच्चे भी हैं, वो है, कहते हैं दुकान में जाना और 500 के नोट लेके जाना, और एक काम करना 50 रुपए का सामान खरीद लेना दुकान से। यार एक पान वाला है, चीज है, वो जाते हैं बोले एक सिगरेट का डब्बा देना सर, ध्यान से सुनना सर, वो सिगरेट का डब्बा लेता है, वो आदमी 500 का नोट पकड़ता है, 400 वापस करता है सर, जो भी है जितने की भी एक सिगरेट आती है वापस करता है। 400 इनके पास असली करेंसी आ चुकी है सर, मेरी बात समझ में आ रहा है जी। तो इसका मतलब आप समझ सकते कि डेली का ये 10 लाख रुपए को मार्केट में डालते हैं। ये तो मैंने आपको 100 का हिसाब बताया, हजारों लोग काम करते हैं सर इसके लिए, हजारों लोग। ये लेकर कितने परसेंट पर आए थे सर, सिर्फ 30% पर आए थे लेकर, ठीक है, लेकर 30% पर आए थे, और लगभग अगर उन्होंने 100 रुपए भी खर्च कर दिए तो लगभग फिर भी ये 30 लाख रुपए के कितना बना लेते हैं, 70 लाख रुपए फिर भी बना लेते हैं सर। 30 लाख रुपए का सामान खरीद लिया इन्होंने एग्जांपल के लिए, किसी ने गुटखा खरीद लिया, बीड़ी, कुछ भी चीजें, ये नोट को लेकर जाएंगे। इनका तरीका वही होगा, क्योंकि मैंने इनके साथ डील किया हुआ है। इनका तरीका कैसा होगा, ये हर दुकान में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा उस दुकान में ना जाए, ठीक है, क्योंकि नकली नोट जा चुका है। इनका पूरा सर्कल ऐसे ही चलता है, और एक दिन के अंदर इस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए की जाली करेंसी चल रही है सर। और ये आईएसआई से ही हो रहा है या और भी अभी दुश्मन है? नहीं, बहुत मेन सर, देखो ऐसा नहीं है कि आईएसआई है, बगल में सर बांग्लादेश से भी फेक करेंसी आती है, कभी कभी नेपाल से भी फेक करेंसी आती है, लेकिन जो सबसे अच्छे फीचर्स थे वो आईएसआई के फीचर्स थे, उसको पहचानना बहुत मुश्किल था सर। नोट को पहचाना, वैसे तो मैंने कई जगह पढ़ा है कि आजकल तो भाई भारत में भी नकली नोट बना रहे, कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन उसके फीचर्स वो नहीं हो पाते। जो बेस्ट फीचर है वो आईएसआई का बेस्ट फीचर है सर। लेकिन लोगों को ये नहीं पता यार भाई, कि तुम कहते हो कि यार डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, रुपए नीचे आ गया डॉलर, भाई यार इस देश की पूरी असली करेंसी बाहर भेज दोगे तो रुपए कहां से ऊपर उठेगा यार, क्योंकि हमारी तो करेंसी देश के अंदर है ही नहीं ना सर, तभी तो रुपए डाउन हो रहा है। और दूसरा सर क्या है कि बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में, मैंने आपको क्या बोला, जो क्रिकेट की बैटिंग के ऊपर, सट्टे के ऊपर, अगर आप सपोज करो कि आज अगर आपने मैच खेला, तो क्रिकेट का मैच चलता है, दुनिया का कोई भी जुआ यार, बोला ठीक है भाई जुए में जीत लिया 5 लाख रुपए, ले जा भाई, 5 में से मैं बोलता हूँ मेरे भाई 3 लाख रुपए उसने नकली नोट भी दे दे, कंप्लेन करने जाएगा थाने में, जैसे जुआ जीत के आया था 3 लाख रुपए नकली नोट दे दिए। क्यों? जब दोगे तुम असली लोगे, जब तुम वो जीतेंगे तुम असली देके जाओगे। और मैं आपको ये बता दूं भाई कि आज के जो लोग हैं, मैं इसमें यही नहीं बोलूंगा यूथ, बहुत बुड्ढे बुड्ढे लोगों को भी एक ही रात में शॉर्टकट चाहिए सर, रातों रात अमीर बनना है। तो मैं ये बोलूंगा भाई कि जुआ हो या दुनिया का कोई भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर तुम अपने घर के अंदर एक छोटा सा भी कील दीवार में लगाते हो तो वो कील तुम्हारे घर की पूरी दीवार लेके चली जाएगी यार जी। फेक करेंसी स्कैम में दाऊद इब्राहिम का क्या रोल रहा है, और आज तक ऐसा क्यों है कि उसको पकड़ा नहीं गया है? सर देखो, दाऊद इब्राहिम तो इस दुनिया के अंदर, चाहे आप नकली करेंसी बोलो सर, दुनिया में कोई भी जुआ बोलो, कोई भी जुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलो सर, ड्रग्स का धंधा बोलो, आर्म्स का धंधा बोलो, शायद दुनिया में ऐसा कोई ही एशिया के अंदर इलीगल धंधा होगा जिसमें दाऊद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। दाऊद यानी कि एक टेररिस्ट, आतंकवादी, आईएसआई का पूरा सपोर्ट सर, आईएसआई के रहमो करम पर पला हुआ है, आईएसआई ने सेफ्टी दे रखी है, सिक्योरिटी आईएसआई ने दे रखी है। तो इलीगल तरीके से दुनिया का सारा पैसा दाऊद इब्राहिम किसको देता है? आईएसआई को देता है सर। हर चीज में है सर। आप ये बोलोगे किस चीज में नहीं है तो मैं बोलूंगा हाँ उस चीज में नहीं है, सब चीज में ही तो है सर। ये सवाल का कोई जवाब पता नहीं मुझे है कि नहीं, पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि, और आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने पहले पूछा होगा या जनरली भी लोग बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? सर देखो, बहुत सारे व्यूज हैं, मैं आपको सबके अलग अलग व्यूज दूंगा, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं मैं सबका दूंगा, मेरा कोई भी नहीं होगा इसमें से, ये सबके अलग अलग व्यूज हैं कुछ एक लोगों के। एक पहला ये व्यूज है कि दाऊद इब्राहिम क्या है, पाकिस्तान या आईएसआई के लिए वो सोने की मुर्गी है जो दुनिया भर से आईएसआई का घर भर रहा है, ठीक है सर, सोने की मुर्गी। मतलब दाऊद है, दाऊद के नाम पर हजारों करोड़ की फंडिंग आ रही है सर सब चीजों में, और वो पैसा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल रहा है, आईएसआई को मिल रहा है सर। तो ऐसे सोने की मुर्गी को आईएसआई कभी किसी के हाथ नहीं लगने देगी, पहली चीज तो ये सर। ये मैं जो भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी कुछ एक सीक्रेट सर्विस के लोग बोलते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं सर। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू की दुनिया में कोई भी, देखो आप सर, वो भी पाकिस्तान की आर्मी है, आप उनको कोई गुंडा मवाली नहीं समझ सकते हो सर, बिल्कुल ठीक है कि आपको लग रहा है यार कोई गली के गुंडे हैं कि उनके वहां से उठा के ले आएंगे। भाई एक देश की आर्मी है सर, पूरी की पूरी किसी देश की आर्मी है ना, वहां की सीक्रेट सर्विस साथ में है। तो अगर उनकी सेफ्टी में कोई आदमी है तो उनकी सेफ्टी से किसी को निकालना ऐसा है सर, किसी शेर के मुंह से आप उसका शिकार लेके आ रहे हो। तो एक तो सेफ्टी मैंने आपको किसका बताया, पूरा आईएसआई पर। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का है सर, कुछ एक इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, तो वो मुझे बोलते हैं यार कि इस पर ये भी हम इस पहलू पर बात करना चाहिए।
कि दुनिया का सबसे कीमती चीज, बोले दुनिया की सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कीमती चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है सर जी। एक अगर मैं एक सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से एक एजेंट होने के नाते अगर आप मुझसे बोलो कि यार दिस दुनिया की सबसे महंगी चीज, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए इन्फॉर्मेशन से महंगी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मेरा जिंदगी भर काम ही इन्फॉर्मेशन से रहा सर। तो कुछ लोगों का क्या मानना है कि दाऊदी इब्राहिम का नेटवर्क है बहुत, और इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा, 90 के दशक से लेकर कितने पुलिस कितने क्या जो खुद दाऊदी इब्राहिम से पैसा ले रहे, चीजें ले रहे हैं सर। ठीक है, पर्टिकुलर नाम के ऊपर आएंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। तो उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग, चाहे हिंदुस्तान मान लो, चाहे पाकिस्तान मान लो, चाहे दुबई मान लो, चाहे नेपाल मान लो, आसपास एक आदमी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो सीआईए को भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर। देखो सीआईए को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सीआईए अगर इतने देशों में अपने एजेंट लगाता है सर, अपने एजेंट को लगाता है तो अरबों का खर्चा है सर। बहुत टाइम लग जाएगा अपने एजेंट को स्टेब्लिश करने में, चीजें बनाने में। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस एंगल में भी हमें सोचना चाहिए। तो सीआईए के पास, सीआईए ने एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया कि भाई तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम देते हैं, लेकिन पूरे एशिया की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जहां उसे अपने हजारों लाखों एजेंट लगाने पड़ते, ठीक है सर, लेकिन उसे सिर्फ एक आदमी को सेफ्टी करने से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि कोई ना कोई पावरफुल एजेंसी है जो किसी आदमी को सेव कर रही है, बोलती तेरी सेफ्टी हम करते हैं, लेकिन उसके बदले में तुझे हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि कहीं अमेरिका के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है, उस देश में क्या चल रहा है, क्योंकि तेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इस पर भी हमें एक बार विचार करना चाहिए। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू सर। तीसरे पर आ जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि यार 2-3 साल पहले या साल भर पहले दाऊद इब्राहिम ही मर गया और वो खत्म हो चुका है, तो प्रूफ में नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या, दुनिया में कोई भी प्रूफ ही नहीं दे पाएगा। उसका रीजन ये है भाई कि सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में है। ठीक है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वहां की बहुत, कराची में बहुत, जहां पर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स वगैरह बड़े बड़े लोग रहते हैं, डीएचए में फेस नंबर 1 चाहे 2 जो भी XYZ बोले, वहां दाऊद रहता था जब भी लास्ट टाइम उसे देखा गया। और मैं बोलूं यार मर गया 1-2 साल पहले दाऊद इब्राहिम, चलो बीमारियां चल रही थी, इंटरनल हॉस्पिटल भी लेकर गए, वहीं से खत्म हो गया और वहीं से आईएसआई ने उसको दबा दिया। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही ये बोल रखा है यार कि दाऊद इब्राहिम तो उनकी धरती में है ही नहीं। तो दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद भी पाकिस्तान कभी दुनिया को नहीं बोलेगा कि दाऊद मर चुका है, क्योंकि अगर आपको बोलेगा दाऊद मर चुका है तो लोग बोलेंगे यार तूने तो एक आतंकवादी को सलाह दे रखी थी करके, तू तो एक आतंकवादी देश है पहले से ही जी। तो पहली चीज तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी बताएगी नहीं, और दूसरी चीज सेम चीज मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम मरने के बाद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आर्मी, वहां की आईएसआई ये कहेगी कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, 10-15 साल तक इसको जिंदा रहो, जितना फंड आ रहा है, जितना आ रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। क्योंकि अगर जो दाऊद के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि यार उनका बाप मर चुका है, तो कहेंगे ठीक है भाई अब आगे का हफ्ता क्यों भेजना, हम ही रखते हैं जी। तो ये है सर। कभी कोशिश की गई पास में? बहुत बारी कोशिश करी गई, ऐसा नहीं है कि कई बार कोशिश। जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी तब भी कोशिश करी गई। क्या था ये? जब एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यार दाऊद की बेटी की शादी हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो शायद जहां तक शायद इसमें दाऊद की बेटी को भी एक बुलेट लगी थी, जो भी मेरी नॉलेज के हिसाब से जो है कि उस इंसिडेंट पर भी दाऊद बच गया था क्योंकि बुलेट उसकी बेटी को लगी थी। और शायद हयात में चल रही थी उसकी बेटी की शादी, है मुझे नहीं पता, शायद हयात होटल में। देन एक बार इससे पहले भी एक प्लानिंग हुई थी दाऊद को मारने की, तो उस टाइम 2 बड़े गैंगस्टर्स को बांग्लादेश से इंडिया आए थे, एक का नाम फरीद तानाशाह था और दूसरे का विक्की मल्होत्रा, और ये दिल्ली का एक अशोका होटल है, अशोका होटल में रुके थे। और तभी क्या हुआ, इस पर भी 2 बातें आती हैं सामने आकर, ठीक है। तो कुछ लोगों का, कुछ इंटेलिजेंस आईबी का कहना है कि दाऊद इब्राहिम ने दाऊद इब्राहिम को कहीं से इनपुट मिल गई थी कि अशोका होटल पर उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो लोग जल्दी भाई पाकिस्तान आएंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो दाऊद ने इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस के, असलम कुछ नाम था, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है उस पुलिस ऑफिसर का, उसको इन्फॉर्मेशन दी और उसने उसी टाइम दिल्ली के अंदर जाके उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया था सर। तो यहाँ भी कोशिश करी गई थी जी। तो उसमें और हमारे बहुत सीनियर, इस देश के एक सीनियर ऑफिसर्स का भी आता है कि वो चाहते थे दाऊद इब्राहिम को मारना, और उस दिन वो भी अशोका होटल में उस दिन थे, लेकिन उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया था बाद में कि वो नहीं थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने की उनको पता होगा सर। ऑफिसर का नाम बताएंगे? सर अब ऑफिसर का तो मैं नाम क्या बताऊं, पावरफुल आदमी और इस देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं सर, है ना, आज भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी। इस देश को, मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि आज जो इस देश जो इतना पावरफुल और देश के कई हिस्से आज हिंदुस्तान में है, उनकी बदौलत है। उन्होंने बहुत काम किया इस देश के लिए और आज भी काम कर ही रहे हैं सर। क्या हिंदुस्तान को अमेरिका पे भरोसा करना चाहिए? क्या वो सच्ची दोस्त है अपना? सर देखो मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो लोग बोलेंगे, जो मैं बोलूंगा लोग इसका खुद ही आंसर ले लें यार, कि हम 1947 में आजाद हुए भाई, और हम लगभग मेरे हिसाब से हम 5 वॉर लड़ चुके हैं, क्योंकि 1947-48 का जो हमने वॉर लड़ा था, ठीक है, जेएनके के ऊपर पूरा, उसके बाद हमने 62, 65, 71, 1999 का, और जब हमने 1962 का वॉर लड़ा था तो हमने उस टाइम से भी हम अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारे को वेपन्स की जरूरत है यार, क्योंकि देखो हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो हमें वेपन चाहिए।
लेकिन हमें वेपन नहीं मिले यार आज भी। ज़्यादातर वेपन हम लगभग 70% वेपन आज भी हमारे पास रशिया के ही हैं, क्योंकि 1950 में हमने रशिया के साथ, उस टाइम यूएसएसआर के साथ हमने एक समझौता करा था, रक्षा संधि समझौता। तो चाहे मिग 21 से लेकर 27, 29, ठीक है, MI-17, MI-35, AK-47 से लेकर आज अभी रडार की डील भी हुई है। जस्ट 2 दिन आपने पहले सुना होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट से मिलकर आए। तो अभी भी मैं आपको बताऊं कि जस्ट कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने हमारे साथ एक समझौता हुआ कि वो हमारे को, हम आत्म भारत बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। तो हमने अमेरिका से बोला कि हमारे को F-16 के इंजन चाहिए, क्योंकि हमारे को इस टाइम हमारी एयरफोर्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ के हालात सही नहीं है इस टाइम। तो कभी भी हमारे को जरूरत पड़ सकती है और हमारे को एक स्ट्रांग एयरफोर्स बनानी है। तो अमेरिका कहता जरूर है देंगे, लेकिन अमेरिका ने अभी तक हमारे को इंजन दिए नहीं यार, ठीक है। तो हो सकता है कि सर 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप एक हॉट सीट पर बैठेंगे। इसके बाद हिंदुस्तान के साथ उनके क्या रिलेशन होते हैं और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ लो, मैंने आपको 1962 से लेकर अभी तक की बता दिया, तो आपको समझना चाहिए कि दोस्त हैं या नहीं है। तो जब एक आदमी खुद ही पावरफुल बनता है, जब एक देश खुद पावरफुल बनता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने हितों के लिए सोचता है, ठीक है। सिर्फ दोस्ती दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में दोस्ती होती नहीं है सर। रूस से दोस्ती है सर अगर मैंने रूस की अगर मैं बात बोलूं सर, कि रशिया ने वेपन्स में हमारी मदद करी है सर। वेपन्स के मामले में 70% वेपन, आज अगर मैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करता हूं, तो लगभग 70% वेपन तो हमारे रशिया की ही है ना सर आज भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि 70% वेपन इस देश के अंदर रशिया के हैं यार आज भी। T-90 टैंक बात करो, 72 बात करो, ठीक है, चाहे आप एयरफोर्स का रडार सिस्टम की बात करो, मिग, मैंने जैसे अभी सारे वेपन्स बताए, तो रशिया के तो वेपन आज भी इस देश के अंदर है यार। मैं एक एजेंट होने के नाते बात कर रहा हूँ। देखो बाकी कहाँ से हम लोग साबुन खरीदते हैं, कहाँ से वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कहाँ से आप लोग कपड़े खरीद रहे हो, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एजेंट होने के नाते मेरी बात सिर्फ वेपन को लेकर, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे देश की अगर डिफेंस मजबूत है तो देश मजबूत है, इसलिए मैं अपना डिफेंस होने के नाते, एक सोल्जर होने के नाते पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ सर। मेरे देश की जो डिफेंस को मजबूत करेगा, ठीक है सर, मेरे देश की आर्मी, एयरफोर्स को, नेवी को मजबूत करेगा, वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे दोस्त है सर। जी। सर एक टेक्निकल सवाल, एक सोल्जर और एक एजेंट, इन दोनों का सोच में क्या फर्क होता है? सर एक एजेंट का और एक सोल्जर का, देखो दोनों काम भारत सरकार के लिए कर रहे हैं, दोनों का काम है गवर्नमेंट के लिए। दोनों की पहले मतलब जो कॉमन सोच है, कॉमन सोच दोनों की एक ही है कि दोनों को देश की रक्षा करनी है। दोनों के लिए सोच एक ही है कि कैसे भी देश की रक्षा की जाए। रक्षा करने वाली सोच सेम होगी, देश को कैसे सेफ रखा जाए वो भी सोच सेम होगी सर, है ना। कैसे अपने देश को मिलिटेंट से बचाना है, कैसे एनिमी को खत्म करना है, ये सोच भी उनकी सेम होगी। बस एक जगह में थोड़ा सा चेंज होता है सर। जब भी एक सोल्जर को एक ऑपरेशन में जाता है, या एक एजेंट एक ऑपरेशन में जाता है, उस जगह में थोड़ा सा क्या हो जाता है सर, थोड़ा सा अगर मैं आपको नर्वसनेस की बात बोलूं, या थोड़ा सा मैं बोलूं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया। मैं मानता हूं कि एक एजेंट होने के नाते सर, और एक सोल्जर होने के नाते, क्योंकि मैंने लाइफ में दोनों ही काम करे, इसलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। मैंने कोविड ऑपरेशंस भी करे इस देश के अंदर, जहां आर्मी के साथ में चला हूं सर। मैंने बाहर भी कोविड ऑपरेशन करे एक एजेंट होने के नाते। जो एक सोल्जर है ना सर, जब मैं एक सोल्जर होता हूं, जब मैं कभी भी किसी ऑपरेशन में जाता हूं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है सर वो 200% होता है। लेकिन जब मैं एजेंट होता हूं और जब ऑपरेशन करने जाता हूं LOC क्रॉस करके, तो मेरा कॉन्फिडेंस 20% के आसपास कम हो जाता है, मैं नर्वस हो जाता हूं सर। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं एक सोल्जर के जब मैं जाता हूं लड़ने, मैं अपने देश के अंदर ऑपरेशन कर रहा होता हूं, और मैं मतलब हम लोग गाना गाते हुए जाते हैं, इंजॉय करके हुए जाते हैं सबके सब, ठीक है, मजे लेते हुए। उस पर पता क्या होता है सर, हम इतना फक्र महसूस कर रहे होते हैं, हम, मेरे को ये पता होता है कि यार मैं यहां से वापस नहीं आया ना, तो भी मैं इस देश का हीरो हूं, ये पूरा हिंदुस्तान मुझे याद रखेगा। क्यों मैं नहीं आया, लेकिन पूरा इंडिया, कल पूरा हिंदुस्तान मेरे लिए बात कर रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान मुझे अपना भाई बेटा कह रहा होगा मेरी बॉडी आने पर भी। तो इस जीत को तो हर आदमी लेना चाहेगा ना सर। अगर मैं एनिमी को भी मार के आता हूं, अगर मैं दुश्मन को भी मार के आता हूं, तो भी मुझे मेडल्स मिलते हैं, तो भी मैं इस देश का हीरो ही हूं सर। तो इस सिचुएशन में तो कॉन्फिडेंस 200 या 500% भी होगा सर, क्योंकि आपकी हार कहीं से है ही नहीं। शहीद में भी आप हीरो हो, एनिमी को मारने में भी आप हीरो हो। एक सिचुएशन एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से है मेरे, लेकिन जैसे मैं एक एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं सर, वहां पर मैं थोड़ा सा नर्वस इसलिए हो जाता हूं सर, कि कहीं लोग ये ना सोचे यार मैं डर नहीं। देखो मौत का डर तो जब एक सोल्जर बनता है, जब एक कसम खा के आता है, डर तो उसी दिन खत्म कर देता है, ठीक है। वो जो 20% थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया है, वो हो गया, वो इसलिए हुआ कि मेरी एक छोटी सी गलती से, अगर मैं LOC क्रॉस करने के बाद अगर कोई गलती करता हूं, तो ये गलती सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है सर, इसका रिलेशन पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी एक गलती से 2 देशों के डिप्लोमेट रिलेशन खत्म हो जाएंगे सर। तो जो वो प्रेशर है कि यार मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी किसी चूक से हमारे 2 देशों के रिलेशन खत्म नहीं होने चाहिए सर। ये है दोनों में प्रॉब्लम सर, यही दोनों में एक समानता है। जी, रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो, जो आप रील पे, मूवीज पे, सिनेमा पे, शोज पे जो सोल्जर्स देखते हैं, जो एजेंट्स देखते हैं, क्या आपको लगता है वो सही डिपिक्शन है एक असली सोल्जर और एक असली एजेंट का? सर मैं एक चीज बोलूं सर, मेरे कुछ एक दोस्त अभी गए थे,
हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप में गए थे सर। मैं अपने दोस्तों को भी ले गया था मुंबई से ही, कुछ एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। अच्छा। यार मैंने कहा मैं आपको आर्मी के प्रोग्राम दिखाता हूँ यार, इंसर्जेंसी में। तो मैं उन्हें लेकर गया और पार्टी के अंदर सर एक गाड़ी आके रुकी और मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि जो गाड़ी आ रही है, क्योंकि हमारे को पता होता है नॉर्मल लोग नहीं समझते कि 1 स्टार गाड़ी में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 स्टार किसी गाड़ी में होता है, 3 स्टार किसी की गाड़ी में होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए सब ऐसे ही है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला यार जो गाड़ी आ रही है ना, ये जो गाड़ी आ रही है ये ऑल ओवर पूरा का पूरा, ठीक है, ये इसको कमांड करती है एज ए इंटेलिजेंस की लड़की आएगी भी। सर जब वो उसकी गाड़ी आके रुकी, जब वो गाड़ी से नीचे उतरी ना सर, जो उसका तरीका था सोल्जर्स के साथ मिलने का, तो जो यहाँ से मेरे मुंबई से जो एक्टर भी दोस्त गए ना सर, वो 2 दिन तक तो उनका वही दिमाग है। वो क्या बोले, उनने एक दो बड़ी एक्ट्रेस का नाम लिया, बोला लक्की भाई जो ये एटीट्यूड कैरी कर कर आई थी ना, जो उसका उतरने का तरीका था, जो वो रुक कर गई, जो लोगों से उसने बात करा, बोला कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस इसको कॉपी की भी करेगी ना तो 5 साल तक इसका एटीट्यूड कैरी नहीं कर पाएगी जी। आप वो एटीट्यूड कहां से लाओगे सर? आप कितना भी कर लो सर, कितना भी आप, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं सर, आप कभी किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर के साथ बैठना सर, जो सीनियर आर्मी ऑफिसर होगा सर, रिटायर हो गया होगा सर, उसका बैठने का उसका अंदाज अलग होगा। बैठने का अंदाज से आपको लग जाएगा कि इसका मैं इसके बैठने के अंदाज से ही पागल हो गया हूं सर। उसके कपड़े पहनने के स्टाइल, आप वो चीज ला ही नहीं पाओगे सर। आप कितनी भी एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आप वो एटीट्यूड कैरी नहीं कर पाओगे सर। अगर वो सिगार भी पी रहा होगा ना सर, तो आप उस सिगार को कॉपी नहीं कर पाओगे उस आर्मी ऑफिसर का सिगार को कॉपी करने के स्टाइल से, क्योंकि वो जिया है सर। आप एक्टिंग कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो सर? आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, वो जी रहा है। एक छोटी सी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। कारगिल वॉर चल रहा था सर, हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट सर, जस्ट यंग सेकंड लेफ्टिनेंट, वहां पर क्या था, शायद जैक राइफल के थे वो, तो सबको अपना लेटर लिख के उनके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला सर, 22 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट, बोला यार सब एक काम करो, अपना लेटर लिख के दे दो, और लेटर लिखने के बाद अगर आप लोग में से वापस आ गए तो लेटर वापस ले लेना अपना, और आप नहीं आए तो हम आपका लेटर आपको घर वालों को दे देंगे। ये लेटर हम आपके घर वालों को दे देंगे, क्योंकि आपका हम ये समझ रहे हैं कि आपको पता है यार सुसाइड मिशन, जो नहीं आएगा तो लेटर दे देंगे, बाद में तो नहीं लिखवाएंगे। तो लड़ाई में चले गए सर, जब सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद हुए वहीं, और वापस नहीं आए। उनका लेटर उनके फादर को मिला सर, तो उसमें क्या लिखा था उस 22 साल के बच्चे ने, बोला यार पापा आप बिल्कुल निराश मत होना लेटर पढ़ के, आपका बेटा अभी कम से कम ये सोच लो 40-50 अफसरों के साथ है, ठीक है, बिल्कुल खुश है 1% अपने बेटे, लेकिन आपका बेटा दुश्मनों से कैसे लड़ा, कभी मौका मिले तो उस जगह में जरूर जाना सर। एक 22 साल के बच्चे का है सर। यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता कि 20 साल 25 साल उन्होंने करना क्या है सर। तो हमें, वो हमारे लिए हीरो हैं सर, बिल्कुल हमें उनको फॉलो करना चाहिए सर। हमें उस 23 साल के बच्चे शहीद भगत सिंह को फॉलो करना चाहिए, जो उस आजादी के लिए लड़ रहा था सर, जिन्हें पहले से पता था कि मैं इस आजादी को कभी नहीं देखूंगा। मुझे आज इस दुनिया में आप आदमी बता दो सर, जो दुनिया में कोई भी काम कर रहा है वो कर्म देखता है, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। एक आदमी पिक्चर बना रहा है तो कहता है ऑस्कर लेके जाऊंगा, एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो बोला बिजनेस टाइकॉन बनूंगा, ठीक है, कुछ भी कर रहा हो उसको उसका रिजल्ट पता है। लेकिन 23 साल का वो बच्चा सर, वो क्या फाइट कर रहा है, उसको पता है मैं इस आजादी को कभी नहीं देख पाऊंगा सर, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे इस बलिदान से हाँ, हिंदुस्तान हमेशा सुकून से रहेगा सर। तो हमें वो लोग हमारे हीरो हैं सर, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए सर। हमें एक ऐसे आर्मी ऑफिसर को नहीं भूलना चाहिए जो कारगिल वॉर में जिसकी गोलियां खत्म हो गई और चारों तरफ से उन्हें पाकिस्तान ने घेर लिया, तो क्या बोलते हैं अपने सीनियर को सर, अपने सीनियर को उन्होंने बोला, जो उनके सीनियर, बोला यार आरटी का एक जीआर दिया, जीआर होता है ग्रीड रेफरेंस, आर्मी एक कोड होते हैं जो मैं पर, और क्योंकि आरटी की गन बहुत दूर होती है सर, बोला सर कि हमारे को चारों तरफ से घेर लिया है, तो आपको दुश्मन की लोकेशन तो नहीं पता चल पा रही है, लेकिन आपको हमारी लोकेशन पता है कि हम किस लोकेशन में है, लेकिन एनिमी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, आप एनिमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो हमारे पास वैसी बुलेट खत्म हो चुकी है, तो एक काम करो, बोला सर हमारे ऊपर आर्टी फायर कर दो, हमारे साथ वो भी लोग मरेंगे। ये कहां से लेके आओगे सर ये त्याग? बिल्कुल नहीं, इसलिए सोल्जर्स का सैक्रिफाइस कभी कंपेयर नहीं हो सकता है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कहना, देखो अब मैं क्या बोलूं, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखो सर, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो भी दुनिया के पावरफुल देश हैं सर, चाहे हमारे बगल में चाइना हो, ठीक है, चाहे मैं चाइना तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर उनकी सीक्रेट सर्विस MSS की बात करूं तो वो भी हमारा एनिमी, मैं बोलूंगा यार हमारा एनिमी है। अगर मैं MI5 की बात करूं, अगर मैं CIA की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मोसाद की बात करूं, तो सब मेरे लिए तो सभी एनिमी है सर। और ये सारी एजेंसीज अपनी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के बगैर क्या काम कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एजेंसीज देखो 100% गवर्नमेंट की उससे नहीं चलती हैं सर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि यार कोई भी एजेंसी, अगर कोई भी ये बोले कि गवर्नमेंट की उससे चलती है, बेशक एक एजेंसी अपने गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, जैसे हमारी भी गवर्नमेंट के पीएमओ के अंडर में आती है, ठीक है, CIA वहाँ के प्रेसिडेंट के अंडर में आती है, तो सबकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने ये लोग डिसीजन अपने देश के हित में लेते हैं सर। अपना देश का हित तो किसी का तो नुकसान होगा ही सर जी। अगर देश का हित अपना है तो अपना हित किसी ना किसी का नुकसान होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आप फॉरेन लैंड पे थे और आपको एक डिसीजन लेना पड़ा कि क्या ये, अभी आप कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं ले सकते, पर आपको डिसीजन लेना है कि मैं ये लूंगा तो मेरे देश के लिए सही है, ऐसा कभी हुआ? देखो सर मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक ही लाइन में,
हम जब भी मैं किसी ऑपरेशन के लिए हम लोग निकलते हैं हम्म, सीक्रेट सर्विस के थ्रू, हम्म, तो मेरे पास एक लेटर होता है, हमारे पास कार्ड होते हैं, उस कार्ड पर लिखा रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद 5-6 पॉइंट हैं डूज और डोंट्स। डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये किसके हैं? ये ऑर्डर है भारत सरकार की। जी। भाई तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हम्म, जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ, तुम मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करोगे, एक एग्जाम्पल के लिए, जी। ठीक है सर। जब तक जरूरत ना पड़े, हम्म, ठीक है, तब तक तुम क्या नहीं करोगे, फायर नहीं खोलोगे। एक उदाहरण है, जब तक जरूरत ना पड़े फायर नहीं खोलोगे, किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अगर तुम्हारे को कुछ भी ऐसा लगता है तो बिना सीनियर के, मतलब बिना सीनियर के ऑर्डर का वेट करोगे, एग्जांपल के लिए बिना सीनियर के परमिशन के तुम फायर नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें डूज एंड डोंट्स जो भी दिए हैं गवर्नमेंट ने, मैं अपनी बताता हूँ सर, बाकी का क्या बोला हूँ। जैसे आपने बोला, मैं जब कभी भी ऑपरेशन में गया हूँ ना सर, मैंने उन दोनों पेपरों को डस्टबिन में डाल दिया है सर, मैं तभी जिंदा हूँ सर। जी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए सर, 2014 से पहले भी मैंने काम किया और 2014 के बाद भी मैंने काम किया है सर। जी। किसी ने मुझे बोला 14 से पहले हम्म, कि तुम जा रहे हो, तुम फायर नहीं खोलोगे भाई, ऑर्डर है फायर नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए। अगर मैं वो डूज ऑन डोंट्स मान लेता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता सर, मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया होता यहाँ फायर खोली आपने। सर। मैं तभी यहाँ बैठा हुआ हूँ सर। मुश्किल डिसीजन चाहिए। सर सर आपने एक सीक्रेट एजेंट या सोल्जर के हाथ में आपने गन पकड़ा दी, उस गन का क्या काम है सर? गन किसने दी आपके हाथ में? सर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, पुलिस के हाथ में एक लकड़ी होती है ना सर, लाठी होती है। जब बच्चे उधम करते हैं, दुनिया में कुछ भी उधम होता है, तो पुलिस क्या करती है सर? लाठी चार्ज करती है ना सर। जी। पर जैसा आपने पहले कहा कि आपके एक गलत डिसीजन से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं दो देशों के बीच। तो कभी ऐसा थ्रेट रहा और हाइपोथेटिकली ये भी है कि आपको अपने आप को ही बचाना है, तो एक सोल्जर क्या करेगा? सर कई बार होता है, हम जो ऑपरेशन में जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग भी भगवान नहीं है कि हमारे हर ऑपरेशन 100% से सक्सेस होंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हमको ऑपरेशन विड्रॉल भी करना पड़ता है सर। हम लोग ऑपरेशन विड्रॉल कर देते हैं सर। उस टाइम हमारे को लगता है कि यार नहीं, इस पर चलो हम बचे नहीं बचे, लेकिन हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन में हम लोग पकड़े गए, इस ऑपरेशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, हमारी गवर्नमेंट को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो उस टाइम पर क्या होता है, एनिमी हमारे बहुत क्लोज भी होता है, उसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी होती है, हमने बहुत पैसे भी खर्च करे होते हैं, हमारी एक टीम भी होती है, तब भी हमारे को उस ऑपरेशन को विड्रॉल करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, एक मिलिटेंट है, ज्यादा एज नहीं है इसकी, ठीक है। एक आतंकवादी की मेरी नजरों में सर 4-5-7-6 साल, मैं नहीं मारूंगा, कोई और मार देगा, कोई और नहीं मारेगा, कोई ना कोई डेफिनेटली इसको मारेगा सर। तो इस सिचुएशन में कई बार हमारे को ऑपरेशन भी विड्रॉल करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा चाइना एक एक थ्रेट है अपने लिए, हाइपोथेटिकली क्या हम कल अगर चाइना के साथ वॉर हुआ तो क्या हम रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है सर, 1962 का नहीं है सर। आज चाइना नहीं, आज सर हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए रेडी है सर, पूरी दुनिया के लिए। एक यूक्रेन है सर, इतना सा यूक्रेन है ना, दुनिया की सुपर पावर ही बोलूंगा सर मैं। बिल्कुल। रशिया सुपर पावर है, 2 साल होने वाले पूरे, शायद पौने 2 साल तो हो गए। एक छोटे से देश ने पौने 2 साल तक एक सुपर पावर को रोक रखा है। हिंदुस्तान तो खुद ही सर एक सुपर पावर है सर। बिल्कुल। तो लोगों के लिए इतना ही समझना बहुत है सर। जी। गोइंग बैक टू द आर्मी, हमारे आसपास कुछ देश हैं जिनकी जब गवर्नमेंट गिरी तब आर्मी ने टेक ओवर किया। फॉर एग्जांपल म्यांमार। आर्मी टेक ओवर क्या, मतलब फ्रॉम अ राइट्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ प्रोसीजर पर्सपेक्टिव, क्या आर्मी टेक ओवर कर सकती है सर? और क्या ही कभी मतलब गवर्नमेंट उतना पावर देती है आर्मी को, और क्या ही कभी इंडिया में भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता इंडिया में सर। हम एक लोकतंत्र देश है सर, हम सच में लोकतंत्र हम कहते नहीं है सर। जी बिल्कुल। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा तो इस आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 99 में शायद परवेज मुशर्रफ उस टाइम जनरल हुआ करते थे पाकिस्तान के। होता क्या है कि पाकिस्तान के जनरल को लगता है कि यार पाकिस्तान पर मेरा अधिकार होना चाहिए, ठीक है सर। ये परवेज मुशर्रफ को लग रहा है, लेकिन मेरा अधिकार होगा कैसे यार, मैं करूंगा कैसे, एकदम से तो तख्ता पलट नहीं कर सकता। लेकिन अधिकार होने के लिए कुछ तो ऐसा करूं कि अधिकार मेरा हो जाए। परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि यार ठीक है, क्यों ना कारगिल वॉर कराया जाए। कारगिल वॉर कराया जाए, अपनी आर्मी को भेजते हैं, ठीक है, अपनी जो रेंजर्स है या जो भी उनकी इन्फेंट्री है जो भी, उनको भेजते हैं और एक वॉर कराते हैं हिंदुस्तान के साथ। जब वॉर होगा तो पावर तो मेरे पास ही आएगी ना सर। देखो आर्मी के पास ही तो पावर आएगी। तो सेम एक आदमी ने अपनी डिक्टेटरशिप को लेने के लिए, अपनी सत्ता लेने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कारगिल वॉर करा दिया सर, ताकि सत्ता उसके हाथ में आए। हजारों लोग मर गए सर, सोल्जर्स मारे गए, दोनों देशों के सोल्जर शहीद हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तब सत्ता हाथ में आ गई सर। ये सिर्फ उसे सत्ता चाहिए थी जो वॉर करा दी सर। तो जब भी क्या होता है, किसी भी डिक्टेटरशिप को कंट्रोल चाहिए होता है आर्मी पावर। ये कहने वाली बात है कि भाई शांति, अशांति भी वही करता है सर, अशांति भी वही करता है। अभी 54 ईयर, शायद मुझे लग रहा है 54 साल की गवर्नमेंट गिरी है सर सीरिया में। 54 ईयर की गवर्नमेंट गिरी है। अब लग रहा है कि कुछ एक लोगों ने गवर्नमेंट गिराई है। अगर हम देखें सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने के पीछे, शायद मुझे जहां तक याद है कि चलो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह
डिक्टेटरशिप खत्म हो रही थी, एक 14 साल के बच्चे ने एक वॉल के ऊपर लिख दिया था कि भाई डॉक्टर आप 13 नंबर है नेक्स्ट, लिखा ना सर। तो ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि यार उस 14 साल के बच्चे ने ही गवर्नमेंट गिरा दी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिक्टेटरशिप के बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि यार एक बच्चे ने ये चीज कर दिया वाई लेने के लिए, कुछ एक बच्चों को उन्होंने उठा लिया सर, बच्चों को उठाया टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बसर की शाबाशी मिले, ठीक है, और धीरे धीरे लोगों ने धरना स्टार्ट कर दिया। तो प्रेसिडेंट को लगा सीरिया कि यार नहीं यार इन बच्चों को रिटर्न वापस कर देना चाहिए। जब उन बच्चों को वापस करा तो उन बच्चों के भाई बॉडी के ऊपर देखा यार इन बच्चों को तो मरने से बुरा हाल कर दिया, ठीक है सर। तो बच्चों को, लेकिन उसका डिसीजन क्या हुआ, वो उल्टा पड़ गया सर। ये आग पूरे सीरिया की ओर गई, पूरे सीरिया की ओर। ऐसा नहीं, मतलब जो बात सिर्फ पहले सीमित जगह तक थी वो पूरे सीरिया के अंदर फैलना स्टार्ट कर दिया। बस उसने फिर एक डिक्टेटरशिप ने और दूसरी गलती क्या कर दी सर, बोला यार इस विद्रोह को कैसे भी कुछ लो। उसने रोड के ऊपर टैंक ला दिया सर, हेलीकॉप्टर से फायर करना शुरू कर दिया, ठीक है पूरा। फिर इसकी बात पूरे उस देश से बाहर जाना शुरू हो गया सर। बस जो भी जिन पूरे एजेंसी ने जिसका प्लान करवाया सर, कोई ना कोई तो एजेंसी थी जिसका सब कुछ प्लान था सर, ये होना था। तो हमारे को लगता है ये चीज है। अगर मैं बात जो ये बताने का रीजन ये है कि वो बच्चा एक वो था क्या, एक नॉर्मल बच्चे से शुरुआत हुई, लेकिन इसको एक बड़े विद्रोह में कन्वर्ट किया। लेकिन उस विद्रोह के पीछे भी कोई ना कोई एजेंसी थी जिन्होंने मदद करी। जी बिल्कुल, वरना कैसे कर सकती है। बिल्कुल। तो अगर किसी देश की 54 साल की गवर्नमेंट, आप समझ लो कि एक देश की 54 साल की गवर्नमेंट गिरा दी यार। एनिमी नेशंस क्या टैक्टिक्स यूज करती है हमारे ऑफिसर्स को हमारे खिलाफ करने को? सर देखो, हमारे ऑफिसर्स को हमारे खिलाफ करने को, देखो क्या होता है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है यार जो दूध का धुला है। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई करप्ट तो होता ही है। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप बोलो यार एजेंसी भी, तो मैं मानता हूं कि 2000 में भी एक ऐसा इंसिडेंट है रविंद्र शर्मा के बारे में। सब लोगों को उनका पता होगा कि कैसे वो सीआई के लिए काम करने लग गए थे और बाद में वाई नेपाल तो यूएस चले गए और शायद 2012 में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हुआ, शायद सीआईए ने उनको एक्सीडेंट में ही मरवा दिया कि बाद में हमारे काम के नहीं है। तो देखा जाता है कि दुनिया की हर एजेंसी चाहती है सर कोई ना कोई आदमी उनके लिए काम करे, चाहे उनकी गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो, एजेंसी में हो, या किसी भी विभाग में हो जो उनके देश के लिए काम करे। देखा जाता है कि यार वो चाणक्य की हर उस नीति को अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद, ठीक है, आपको कैसे लिया जाए, आप पैसों से बिकोगे, पैसों से नहीं बिकोगे, आपको खरीदा जाएगा, मतलब डराए, मतलब जो भी है। मतलब अगर इस पर भी हम एक लंबा डिस्कशन कि हम कैसे अपना एक एजेंट बनाते हैं, कैसे किसी आदमी को हम चाहते हो हमारे लिए काम करे, हम उसके ऊपर कंटिन्यू, उस पर भी एक लंबा प्रोसीजर है सर। जी शॉर्ट में अगर आप बता पाए। अच्छा शॉर्ट में ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो कि मैं ही हूँ, लकी बिस्टी है, बाहर की एजेंसी हर एजेंट के ऊपर नजर रखती है, उनको भी पता होता है यार कि कौन कौन काम कर रहा है चीजें। डेफिनेटली कभी एम्बेसी जाते हैं तो उनको पता आप लोग का भी डेटा ट्रैक होता है। डेटा ट्रैक होता है सर। तो उनको लगता है लकी बिस्ट आजकल, ठीक है, लकी बिस्ट आजकल थोड़ा कभी क्लब लब भी जा रहा है, थोड़ा जुआ भी खेलने का शौक हो गया इसको, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जुआ हुआ खेलता हूँ मैं, थोड़ा मैं हार जाता हूँ, कुछ एक लोग आ जाते हैं मेरे पास, बोलते हैं यार चलो कोई बात नहीं, पैसा रिकवर हो जाएगा, तेरा गया है, और थोड़ी मेरे को पैसों की मदद कर देते हैं दोस्ती वोस्ती करके। फिर मैं और पैसा आ जाता हूँ मेरे भाई, मैं इतना हार जाता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा उधारी में चला जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे उनका पैसा देना है यार कैसे भी, मेरी बात समझ लो, पैसा तो देना पड़ेगा। अब जब मैंने पैसा देना है किसी को, अब तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई तो गलत काम करूंगा भाई, ठीक है। अब वो गलत काम क्या करूंगा यार, अगर एक एजेंट से अगर गलत काम करवा रहे हैं तो देश की कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन लेंगे यार। मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि मुझे जुए का शौक लगा, मैंने जुआ खेला, मुझे कुछ लोगों ने ट्रैप किया, मेरे को जुए में दबा के उधार दिया, मैं इतना पैसा हार गया, ठीक है, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या उनके लिए काम करूँ। क्या आपके अपनों का भी फायदा उठा के वो आपसे काम करवा सकते हैं अगर आपकी फैमिली है और उनका इस्तेमाल करके? 100% सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। देखो सपोज करो कि एग्जांपल के लिए कि परिवार है, तभी हम कहते हैं कि भाई जो एजेंट है उसका कभी पता नहीं होता किसी को, कि सपोज करो किसी एजेंट का पता चल गया, और पता चलने के बाद मैं आपको एक नॉर्मली तरीके से बताता हूँ कि कोई एजेंट है, सपोज करो उसकी फैमिली है, घर परिवार कोई भी एक्स वाई जेड, उसकी एक सिस्टर ही है, और पता चल गया कि एक एजेंट है पहले जब तो वो काम करता था, और उसकी सिस्टर से एक लड़के ने, एक बहुत अच्छे लड़के ने दोस्ती करी, इंजीनियर है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक बढ़िया बहुत अच्छा परिवार, और हमारे को नहीं पता वो लड़का इंजीनियर नहीं हो, एक एजेंट है यार भाई, ठीक है। शादी भी हो गई सिस्टर से, और उसने उस जो लड़का है उसकी सिस्टर से शादी करी। शादी करने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की सिस्टर को ब्लैकमेल किया जाए, कुछ भी चीजें कर, हजारों तरीके हैं, जब आदमी का परिवार टूटता है तो बंदा टूट जाता है सर। जी क्यों सर? ये आपके कभी कलीग के साथ हुआ? नहीं सर, मेरी नॉलेज, मतलब जितना आज तक हमने काम किया, लेकिन अभी तक कभी बात कभी आउट ही नहीं हुई सब। बिग बॉस मना क्यों किया सर? क्या है कि मेरे ये बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारे भाई लोग जो है, मेरे दोस्त लोग, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे सोशल मीडिया से, मेल से, बहुत सारे लाखों में, और वो मुझे हमेशा, उनके डेली मैसेज आते हैं, हर रोज हजारों मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं, उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है सर, बोलते हैं लक्की सर हमने आर्मी ज्वाइन करनी है, हमने एनएसजी ज्वाइन करनी है, हमने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है, हमने आरएनडब्ल्यू ज्वाइन करनी है, हम कैसे ज्वाइन करें? आज तक लाखों मैसेज में, हजारों मैसेज में सर, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि सर कि बॉलीवुड में अगर बिग बॉस जाना है तो कैसे जाएं सर। एक भी बच्चे का, एक भी ऐसा कोई मैसेज नहीं था जो उस बच्चे ने मुझसे पूछा हो। तो मुझे ये लगा कि जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं ना सर, ये लाखों लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो इसलिए प्यार करते हैं सर क्योंकि मैंने शायद
मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे फादर ने या मैंने इस देश के लिए काम किया, तभी वे प्यार करते हैं। जी। तो मेरे पीछे बहुत सारे लोगों के इमोशंस हैं सर। बहुत सारे लोग मुझे इसी रूप में देखना चाहते हैं सर। तो आप अपने कुछ निजी फायदे के लिए, आपका कुछ निजी फायदा, पैसा मिलेगा सर आपको, बिल्कुल। पैसा ही तो मिलेगा सर। नाम छोड़ दो सर, मुझे वो नाम नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा नाम नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा मिलेगा, एक ही बेनिफिट है पैसा। लेकिन आप अपने कुछ चंद फायदे के लिए सर उन लाखों लोगों की भावनाएं नहीं तोड़ सकते सर, जी, जो आपको देखते हैं, इंस्पिरेशन जो इंस्पिरेशन देते हैं सर। आप उनकी भावनाओं को हट कर जाओगे सर। तो मैं ये बोलता हूँ सर कि मेरी वजह से अगर लोगों की भावनाओं को, या जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी भावनाओं को हर्ट होगा, तो अपन 200-2000 करोड़ के लिए भी मना करेंगे सर। वाह! कितनी बार आया आपको ऑफर? सर अभी तो आया 2 टाइम। उन्होंने जब एक बारी पहले तो फोन से ही बात हो गई थी, हाँ। देन फोन से तो मैंने मना ही कर दिया था, सर इंटरेस्ट नहीं है करके। तो उन्होंने बुलाया, ठीक है एक बार आप आ तो जाओ सेट पर। उनको लगा यार कि मैं सेट पर जाऊंगा गोरेगांव, बैठूंगा तो शायद बात हो जाए। मैं फोन में मना कर चुका था उस टाइम कि सर नहीं अपने को इंटरेस्ट नहीं है यार इस चीजों में। तो होता ही है ना सर कि चलो फोन पर बात कर लिया, आप सामने बैठोगे, 2-3 लोग बैठेंगे आपसे बात करेंगे, तो आप मान जाओगे, आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा सेट देखोगे सर। अरे सर मैंने आपको क्या बोला सर, अपने एक बार जो डिसीजन ले लिया सर वो ले लिया। जी, जी। आपने इंडस्ट्री जॉइन की, फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की एज अ राइटर सर। कैसी रही जर्नी? सर बहुत बढ़िया जर्नी रही सर, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, लगभग कोशिश मतलब बहुत लोगों के साथ बैठ लिया, तो मेरे को इसलिए मुश्किल नहीं लगा सर। मैं यहाँ पर जो मैंने शुरुआत करी, मैंने एक राइटर शुरुआत करी, एक स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करते हैं सर यार कि कैसे लिख लिया चीज़ें। तो यार मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार भाई, कि क्या है एक राइटर सर भाई, जो पूरी दुनिया में देख कर आया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने फील किया है, मैं सिर्फ उसको कागज के पन्नों में उतार रहा हूँ सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अगर मुझे पता है कि यार मुझे एक स्पाइनोज का वर्ल्ड लिखना है, मुझे लिखना है कि तालिबानी कैसे काम करते हैं, अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी CIA ने, USSR ने, या फिर KGP ने, दुनिया में क्राइम कैसा होता है, जियो पॉलिटिक्स कैसे होती है, तो यार यही देख कर आया हूँ सर। सिर्फ वो मैंने पेपर्स पर उतारा, तो इसी को राइटिंग कहते हैं सर। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने दुनिया में देखा है, बस उस देखी हुई चीजों को आप शब्द में ही तो उतार रहे हैं सर। मुझे याद है आपकी किताब में आपने पॉइजन मेंशन किया हुआ है, जिसका इनोवेशन किया गया है, जो लेके ना पेन होता है ना समझ आता है कि पॉइजन के थ्रू इसको मारा गया। क्या नाम था सर उस पॉइजन का? सर देखो इसमें बहुत सारे, अगर आप पोलोनियम 210 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या था, इस पॉइजन का इस्तेमाल किया था सर यासिर इराफत, फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सर। मैं आपको बताऊं कि उनको कहते हैं कि जब उनकी हत्या हुई, उनको नेचुरल डेथ, एक अटैक पड़ा था उनको, और अटैक पड़ने के बाद लेकिन बाद में उनकी बॉडी को जब दोबारा निकलवाया सर, अभी उनकी परमिशन, फैमिली से परमिशन लेके, तो पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर पोलोनियम 210 का यूज हुआ है सर। और ये इतना डेंजर है कि रेडियो वाइब्स की तरह है सर। ये साइनाइड से 1000 गुना खतरनाक है सर। मतलब इज वेरी डेंजरस। मतलब मैंने आपको बोला कि इसके रेडिएशन सोच लो कि आप यासिर इराफत, जिनको लोगों को नहीं पता होगा, मैं बोलूंगा एक बहुत बड़े लीडर रहे इस देश के, और वो UN में एक बार उनकी स्पीच थी, तो उस स्पीच में उनको बुलाया, उनकी एक ही शर्त थी कि मैं इस स्पीच को देने एक ही शर्त में आऊंगा, मैं अपने साथ अपना रिवॉल्वर भी लेके आऊंगा सर। ये उन्होंने शर्त रख ली UN में। ये क्यों? उनकी शर्त थी सर, मैं नहीं आऊंगा नहीं तो, लेकिन मेरी शर्त एक ही है कि मैं क्या करूंगा, मैं रिवॉल्वर के साथ आऊंगा। UN के तो रूल ही नहीं है सर कि आप कोई हथियार के साथ जाए UN में जी। लेकिन दुनिया को उनका मानना पड़ा ये शर्त सर। यासिर इराफत को बोला कि आप अपनी बात रखो UN में आके। तो जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने अपने साथ एक पौधा भी लेकर गए थे, उस पौधे का मुझे नाम नहीं आ रहा, एक छोटा सा पेड़ कुछ बोलते हैं उसको फिलिस्तीन में। उन्होंने एक ही चीज बोला कि ये जो पौधा है ना, ये शांति का प्रतीक माना जाता है हमारे वहां। बोला मेरे हाथ में ये पौधा भी है और मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर भी है, अब दुनिया डिसाइड करे कि उन्हें यासिर इराफत से क्या चाहिए सर। वाह। ये आप डिसाइड कर लो, आपको ये पौधा चाहिए, आपको ये रिवॉल्वर चाहिए सर जी। तो कहते हैं कि उनको मरवाने के पीछे इजराइल की सीक्रेट सर्विस थी, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, लोग ऐसा कहते हैं सर। वायरल स्पाई यूनिवर्स का क्या ओपिनियन है आपका? आपने देखा है वो जो यूनिवर्स सर? मैंने सर देखो मुझे सर, मैंने आपको क्या बोला, शाहरुख, ऋतिक, दीपिका, सलमान सबको साथ लेके एक यूनिवर्स बना रहे हैं सर। मैं आपसे बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप इस बुक को पढ़ना जी, पूरी की पूरी। मैं आने वाली पिक्चर आ रही है सर, एक बार आप देख लेना सर, बस एक बार आप उसको देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाएगा स्पाई वर्ल्ड होता क्या है सर, क्या होता है वर्ल्ड, स्पाई वर्ल्ड जी। आपको समझ में आएगा कि एक लड़के की बॉडी में 18 नट बोल्ट डालते हैं सर, फिर भी दूसरा लड़का जाता है वर्क करने। तो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में तो एक ही सब कुछ टाइगर होता है ना सर, वही सब कुछ करता, बाकी तो कुछ है ही नहीं सर। अभी मैं एक और बता रहा हूँ सर, मैंने स्नैपर लिखी है। आपको पता मेरी शर्त क्या थी सर? पहले मैं नरेशन देने गया, मेरी एक ही शर्त थी सर, आप मेरी कहानी पढ़ लो, मेरा नरेशन लो, मेरी कहानी में नहीं है हीरोइन, अगर आप बिना हीरोइन के पिक्चर को करोगे तो मैं रेडी हूं आपके साथ करने के लिए। तुमने कहा ठीक है, और अच्छे मेकर्स को मैंने नरेशन दिया है सर, ऐसा नहीं है, मैंने नीरज पांडे सर को भी दिया है, अपने गुरमीत को भी दिए हैं जिन्होंने मिर्जापुर वगैरह बनाई है, ठीक है, और 5-6 बड़े डायरेक्टरों को मैं नरेशन दे चुका हूं सबका, कभी किसी ने नहीं बोला इसमें लड़की होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सर, कि मेरा जो हीरो है ना सर, इस कहानी का जो लड़का है, उसका एक ही दिमाग के अंदर है
कि मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े आर्म डीलर को मारना है सर, जो मेरे रेंज से बहुत दूर है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, पूरी दुनिया चलाता है, लेकिन मुझे उसे मारना है। उसका सिर्फ एक ही, वो सुबह उठता है तो उसी को मारने की प्रिपेयरिंग करता है, मतलब तैयारी उसी को मारने की कर रहा है। रात को सोता है ना सर, सोते समय भी उसी के बारे में देखता है कि उसको मैं कैसे मारूं, उसके दिमाग में वही फितूर चल रहा है, और लास्ट में वो किल करता है। तो आपको क्या लग रहा है, जब एक लड़के का टारगेट इतना बड़ा है, क्यों है वो बात अलग है, वो क्यों उसे मारना चाहता है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जब एक इंसान का टारगेट उस लेवल का है, क्या उसके जीवन में कोई लड़की, कोई प्यार मोहब्बत भी एग्जिस्ट करता होगा सर? अब रियल लाइफ में आकर देखो ना सर, सच में आकर देखो। हाँ, आपको ठीक है, मैं मानता हूं आपको पिक्चर बनानी है, आपको हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करके तो देखो यार, लोगों को ये भी अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा ये भी। जी, मैंने कुछ ये भी सुना है आपके बारे में सर, किसी से कि लकी बिस्ट आपका असली नाम नहीं है, बहुत नाम है, एजेंट रहे हैं आप, अलग-अलग ऑपरेशन किए हैं, बहुत लोग पूरी दुनिया में अलग-अलग नाम से जानते होंगे आपको। क्या लकी बिस्ट आपका सही नाम है? देखो सर, सीक्रेट सर्विस है, तो सीक्रेट सर्विस में क्या होता है, एक्चुअल तो कभी किसी का पता ही नहीं होगा सर, वहां तो कोड ही देते हैं। हर बारी क्या होता है सर, एक नई आइडेंटिटी मिलती है, तो शायद लास्ट टाइम में देखो एक ये आइडेंटिटी मिली, अब उस आइडेंटिटी के बाद कभी मैंने उसके बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं करा, तो इसी से लोग जानने लग गए। आज सारे मतलब जो भी मेरे दोस्त या हिंदुस्तान के बाहर मुझे लकी बिस्ट के नाम से जानते हैं सर, तो उनके लिए तो यही नाम असली समझ लो सर। और क्या ये असली है? देखो असली नाम तो सर, अब मैं ये बोलूं कि रियल नाम तो नहीं है सर, लेकिन है क्या वो मैं नहीं बता सकता। देखो, ना तो मेरा नाम लक्की है, ना मेरी कास्ट बिस्ट है सर, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपको ये बोल दूं कि सीक्रेट सर्विस किस लेवल तक सोचती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि लक्की बिस्ट ने बहुत सारे चीजें बता दी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि एजेंट को पता होता है उसे कितना बताना है, वो उतना ही बताता है जितना वो चाहता है, जिसका कितना असर होगा। ठीक है, मेरे बातें सुन के मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यार बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करें, इस देश को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दूं जो मेरे देश की सिक्योरिटी को नुकसान हो, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत छोटी चीज है, हर एजेंट को इस चीज के बारे में पता होता है, क्योंकि एक एजेंट का दुश्मन एक एजेंट ही होगा यार। अगर जो दूसरा एजेंट होगा ना, वो भी मेरे जैसा ही होगा, मेरे जैसा ही सोचता होगा। तो अब आपको समझ गए होंगे कि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है यार, क्योंकि आज तक आपने मेरे हजारों वीडियोस देख लिए, हजारों लाखों व्यूअर्स देख लिए, तो आज आपको मैं ये बोलूं कि आज तक आप दुनिया में मेरी कास्ट तक नहीं पता कर पाए यार। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कुछ एक गिने चुने, जो आज बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है। पता किस्सा क्या है सर, मैं अपने गांव गया तो मेरे गांव वाले बहुत नाराज मुझसे, मेरे गांव के लोग, मेरे बच्चे लोग जो हमारे गांव में, अभी मैं जस्ट गया था दीपावली में, मैं घर गया अपने गांव में, तो बच्चे बहुत खुश है, लेकिन उन्हें एक शिकायत थी मेरे से। बोला दादा, बोला क्या, बोला आज हम आपको देखते हैं तो हम सबको बोलते हैं हमारा भाई है, तो कोई मानने को ही तैयार नहीं। बोला तो मैंने कहा क्यों मानने को तैयार नहीं? बोला क्योंकि आपकी कास्ट आपने कुछ और बता रखी है, तो लोग बोलते हैं तेरा भाई कैसे हो सकता है, इसकी तो जाति कुछ और है। तो उन बच्चों की बात मुझे आया कि वो बोले कि कभी आप दादा कम से कम ये बोलना भाई नहीं मेरी असली कास्ट ही है, तो मैं तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा मेरी रियल कास्ट क्या है। लेकिन उन बच्चों का सवाल कि है भाई, अगर मेरे गांव के बच्चे किसी को ये बोलते हैं कि मैं उनका भाई हूं, तो मैं रियल में भाई हूं भाई। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, काफी कुछ कवर किया हमने, पर एक चीज जो मैं पिछली बार भी शायद आपसे बात नहीं कर पाया था, इस बार पूछना चाहता हूँ, एक रॉ एजेंट की रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी होती है? सर देखो, एक सीक्रेट सर्विस वाला है, अगर जिसकी आईडी रिवील नहीं हुई है, देखो दो तरह के लोग हैं सर, बहुत सारे लोगों की आईडी रिवील है, आपने भी इंडिया में आप नाम डालोगे गूगल में तो बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो बहुत सीनियर लोग हैं, कोई आरएनडब्ल्यू चीफ, कोई आरएनडब्ल्यू के ऑफिसर, कोई किसके। जिसकी लाइफ रिवील नहीं है उसके लिए तो फिर भी ठीक है सर, वो जिस लाइफ में उसी लाइफ में आराम से जी रहा है अपने परिवार वालों के साथ, है ना, कोई बात नहीं, वो अपनी नौकरी करके आ गया, चीजें आ गया, उसकी लाइफ कहीं भी रिवील नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये कभी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था, किसी को पता है यार ये क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर था, या किसी कंपनी का एक बिजनेस टाइकॉन था, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो आ गया, रिटायर हो गया, उसकी लाइफ लोगों को यही पता ना वो था, तो उसके लिए इतनी मुश्किलाहट नहीं आती, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का उसके दिमाग में कभी रहता ही है। लेकिन जिसकी लाइफ रिवील हो जाती है ना सर, सपोज करो अगर ये बोलो कि मेरा भी जेल जाने के बाद लोगों को पता चला कि जब मैं जेल गया, जेल से पहले तो लोग मुझे जानते भी नहीं थे सर, कौन लक्की बिस्ट है, किसी को नहीं पता था। जेल जाने के बाद फिर बुक आई, चीजें लोगों को पता चला, जब जिसकी आईडी रिवील हो गई यार, उसके लिए बहुत दिक्कत है। क्या होगा, पहली चीज तो क्या हो जाएगा यार, वो 99% किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही मुश्किल हो गया, चाहकर भी वो क्या करेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी जगह अगर आप भी आकर देखो तो आप भी ये करोगे। दुनिया में चाहे कोई भी मेरे कितने भी अच्छे दोस्त बन जाए, कोई भी मुझे मैसेज करे, अननोन लोग, तो ट्रस्ट बहुत मुश्किल होता है पहली चीज तो। और हमेशा क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है, आपको हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई आपको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा टेंशन आपकी लाइफ में रहेगी सर। आप मतलब एक सोशल लाइफ के अंदर ढलने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, शायद हो सकता है अभी तो मैं एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ, आगे जाके जैसे आगे होगा तो आगे और बताऊंगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये मुश्किलें तो आएंगी सर। थ्रेड्स अभी भी आते हैं? देखो थ्रेड तो आते हैं सर, मेल में अभी भी थ्रेड पड़े होंगे सर, मेल में तो थ्रेड, उनका तो काम ही है थ्रेड देना सर। मैं उसको क्या करता हूँ सर, आजकल तो पढ़ता भी नहीं हूँ, स्टार्टिंग में 2-4 बार ही पढ़े, अभी भी मेरे मेल पड़े होंगे, 2-4 बार ही पढ़े, तो आप उसको मेरे को दिख जाता हूँ समझ में कि जब वो मेल उनके हिसाब से, तो मैं उसको बिना पढ़े ही सर वो कर देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, उसको पढ़ता भी नहीं हूँ। और आज भी होता है? आज भी होता है सर,
लास्ट तक रहेगा सर। उनका काम है करना सर, उनको जी। इसी चीज़ के पैसे मिल रहे होंगे उनको, हुँ। तो वो अपना काम कर रहे हैं सर। हुँ। नहीं, हम हमेशा यही चाहेंगे कि आपके साथ हमेशा सब अच्छा हो, बिल्कुल। आप सेफ रहें थैंक यू। और जो आप कहानियाँ लिख रहे हैं पर्दे के लिए और शॉर्ट्स के लिए, वो जी। सब बाहर आएँ जल्दी से और हम वो भी देख पाएँ।